अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल है और मैं एनईडी स्कॉलर्स का प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। और आप में हमने आज का जो ये प्रोग्राम रखा है, आ, इसका मकसद ख़ास तौर पे जो वालदेन हैं उनके लिए है कि हमारी सोसाइटी में, जिसको हम पाकिस्तानी सोसाइटी कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू आता है बच्चियों के जॉब के सिलसिले में। तो हम जो हैं अ, पिछले 20 साल से जो स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं एनईडी के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटी में, अब तो हम ये देखते हैं कि उसमें कई जगहों पे हमारे पास ये इशू आता है कि बच्चे हमको बताती हैं कि उनके वालिदैन को ये बात पसंद नहीं है कि हम जॉब करें, या वालिद इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे, या ख़ानदान वालों को बुरा लगता है। तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। अ, हमारे पास जो एक छोटा सा पैनल है, हमारे ही स्टूडेंट्स का, जो कि हमारे ग्रुप प्रोग्राम से फारिग हुई हैं, और वो आज आपके सामने अपना एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे बताएंगी पाकिस्तान में जॉब करते हुए, और कुछ इसमें से ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रही हैं, तो वो आपको उनके बारे में बताएंगी। मैं चाहूँगा कि जो हमारी स्पीकर्स हैं वो अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि लोग उनको देख सकें। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के एनईडी स्कॉलर की बच्चियाँ हैं यहाँ पे अपने वालिदैन के अपने नाम से आई हैं, वो ज़रूरी तौर पे अपने वालिदैन को इसमें इस गुफ्तगू में शरीक करवाएं। हम चाहते हैं कि हम उनके सवाल और जवाब ले सकें, और उनके सवालों के जवाब दे सकें जो हमारी बस में होगा। तो मैं बताऊं, हमारे पास यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उसमें सबसे पहले मैं इस तरह शुरू करूँगा कि जो सबसे सीनियर होगा और उसके बाद जूनियर की तरफ आऊँगा। तो मेरा अपने ख्याल से सबसे सीनियर हमारे ग्रुप के अंदर इस वक्त जो, वो सीनियर तो नहीं है, बहुत ही छोटी सी बच्ची है वो भी, लेकिन वो है रमशा अली। रमशा, आपने अपना वीडियो नहीं ऑन कर रखा। रमशा हमें ज्वाइन कर रही हैं टेक्सास यूएसए से। दूसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ सीनियर होगा, वो दो लोग बराबर बराबर हैं, बल्कि समरीना है उसमें, समरीना जमशेद, जो कराची से ज्वाइन करा है जिन्होंने। इसी के साथ साथ नरमीन है, जिन्होंने यूएसए से ज्वाइन करना था। और उसके बाद आती हैं तूबा तहरीन, इन्होंने यूएई से ज्वाइन किया है हमें। और आखिर में हिफ्जा वसीम, जो कि कराची से ज्वाइन कर रहा है। दो लोगों ने माजरत कर ली थी आखिरी वक्त पे, और वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे। उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर जो थी वो इकरा बीबी थी। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि उनके आज वो पुप्पी बनी है, तो उनकी वो उन्होंने अपना पुप्पी पना ज़्यादा जाहिर करा कि मैं अपने भतीजे को ज़्यादा साथ दूंगी। तो वो अपने भतीजे के साथ उनकी आज वो मंगना रही हैं, बिस्मिल्लाह नहीं, अकीका। तो हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं एक सूरह निसा की एक आयत है 29 से 32 तक। और मेरे नज़दीक ये आयत जो है, ये आयतें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं औरतों के लिहाज से, कि अल्लाह ताला हमें जब बात करता है तो हमारे को किस तरह से बता रहा है कि हम अपने माल को, जो कम कमाते हैं, उसको किस तरह से खर्च करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगा सिर्फ। ये आयत 29 है। ए ईमान वालों, एक दूसरों के माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला ये कि तुम्हारी बाहिमी रजामंद की तिजारत हो, जिससे कोई माल हासिल हो जाए। वो ना एक दूसरे को कत्ल करो, इस शुबे में नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाए। और याद रखो,
जो लोग जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेंगे उनको हम जरूर एक सख्त भड़कती हुई आग में झोंक देंगे। और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इन गुनाहों से बचो, इसलिए कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से खत्म कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। आयत नंबर 32 कहती है, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से एक दूसरे को, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर तरजीह दी है उसकी तमन्ना ना करो, इसलिए कि मर्दों ने जो कुछ कमाया उसका हिस्सा उन्हें मिल जाएगा, और औरतों ने जो कुछ कमाया उसका हिस्सा उन्हें भी लाजमन मिल जाएगा। एक दूसरे से आगे बढ़ने की तमन्ना हो तो इस मैदान में आगे बढ़ो और उसके लिए अल्लाह से उसके फजल का हिस्सा मांगो, जितना यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। ये तरजीहात विरासत की तकसीम में भी मलहूज हैं, और वालदेन और कराबतमंदों को छोड़े हुए माल में से उन्हीं के मुताबिक हमने हर एक के लिए विरासत ठहरा दिया है। इनमें तब्दीली की कोशिश ना करो। रहे वो लोग जिनसे तुम्हारा अहद व पैमान हो चुका है तो उनको उनका हिस्सा पूरा दे दो। इसमें अलबत्ता किसी हकदार को नुकसान पहुंचने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह हर चीज पे निगरान है। मैंने ये आयत इसलिए सेलेक्ट करी थी, इसलिए निकाली कि मेरे नज़दीक इस आयत में अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है कि कि हम एक दूसरे के मालों को आपस में किस गलत तरीके से हासिल ना कर सके। यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसमें वो कहता है कि सबसे सही तरीका जो है वो तिजारत होती है, जिसके तहत एक माल को दूसरे माल एक आदमी दूसरे को या एक इंसान दूसरे इंसान को अपना माल दे सकता है। फिर बाद में अल्लाह ताला इसमें कहता है कि इसकी भी तुम तमन्ना ना करो कि तुम एक दूसरे को एक दूसरे पे तरजीह दो, किसी एक को दूसरे पे तरजीह दो। और ख़ास तौर पे इसके फौरन बाद अल्लाह ने कहा कि इसकी वजह यह है कि मर्दों ने जो कुछ कमाया उसका हिस्सा उन्हें मिल जाएगा, यानी कि जो वो कमाएंगे वो उनका हिस्सा है, और औरतों ने जो कमाया वो उसका हिस्सा है। ये मेरे नज़दीक वो वाहिद आयत है ये इस पूरे कुरान के अंदर जहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली बताने की कोशिश करी है अल्लाह ताला ने कि जब माल कमाओ तो उसमें माल कमाने के लिए औरतों को भी कमाने का पूरा हक दिया गया है। यहाँ पे बताया जिस तरह मर्द कमा सकते हैं उसी तरह औरत भी कमा सकती है। तो हमारे अपने उसमें माशरे के अंदर, मैं भी उसी माशरे में पला बड़ा हूँ जिस माशरे में आप लोग रह रहे हैं कराची के अंदर। और मैं, आप यूँ समझें कि पार्टीशन के बाद की दूसरी नस्ल हूँ। तो पार्टीशन के बाद की दूसरी नस्ल का मतलब यह है कि हमारे वालदेन आए, हमारे वालदेन के बच्चे हुए, और मैंने अपनी 7 बहनों के साथ जो वक्त गुजारा एज अ लौते भाई के। तो हमारे वालिद ने 1950 के अंदर से ही अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी बड़ी बहन मुझसे 21 साल बड़ी थी, और वो उन्होंने बीएड किया, एमएड किया, प्रोफेसर थी सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर, सर सैयद कॉलेज के अंदर। मेरी बाकी बहनें भी, सारों के सब ने टीचिंग का जॉब करी और सब ने एमएड किया। और मेरी छोटी बहनों ने जो थी उन्होंने अपने लिहाज से बीएससी करी। तो मकसद बनाने का ये है कि जो लोग पार्टीशन करके आए थे यहाँ पे, उन्होंने उनका ये बड़ा कॉमन था कि वो पढ़ाई के को तवज्जो दिया करते थे, और उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। में तो ये बाद में हमारे पास एक दौर आया जहाँ पे कराची के अंदर ख़ास तौर पे हमने देखा कि एक बहुत ही नेगेटिव एक ओपिनियन आया बच्चियों के बाहर जॉब करने के ऊपर। और मेरा ख्याल है ये उसी का नतीजा है कि जिसके तहत हम ये देखते हैं कि हम ने ये बल्कि देख भी रहे हैं आजकल कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रुझान है बच्चियों से ना काम करवाने का।
और उसमें बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि आजकल के दौर के अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक तनख्वाह काफ़ी नहीं होती पूरे घर को चलाने के लिए। तो अगर सब मिलके काम करेंगे, मर्द और औरत, तो घर को चलाना आसान होगा। लेकिन एक बात जो हमने देखी कि जब मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ स्टूडेंट्स के वालिदैन से, जब, तो हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम आप मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आप जॉब नहीं करानी तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं बच्ची को, हम ही। तो वो कहते हैं कि इससे रिश्ते अच्छे आते हैं। ठीक है ना। तो ये एक अलग एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा रिश्तों के लिए आप ये पुश कर रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ग्रुप के अंदर, जो छोटा सा ग्रुप है, 160 हमारे ग्रेजुएट हुए हैं, और इसमें जितनी शादियां हुई हैं उसमें अगर हम परसेंटेज देखें तो 25% शादियां जो हैं डिवोर्स में खत्म हुई हैं। वो लड़कियों की हुई हैं सारी की सारी, लड़कों की नहीं हुई हैं। लड़कियों की सारी उनको उनको डिवोर्स हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो सास साहिबा हैं वो चाहती हैं कि उनकी बच्ची जो है, वो उनकी बहू जो है वो घर में बैठे, और उसके बाद है ना उसने जो कुछ पढ़ा है वो खाक में जाए, लेकिन जो रोटियां बनाए वो हमेशा एकदम प्रकार की नोक के साथ गोल बनाए एकदम। खाना जो बनाए वो ऐसा बनाए जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। जो कि ज़्यादातर बच्चियों ने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की होती अपनी पूरी लाइफ में, अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो ये वो माहौल है जिसके अंदर हमको ये बताना है कि हमारे कुछ गलत सोच की वजह से हमारे माशरे में एक ये बात पैदा हुई। और एक वजह यह भी थी कि 80s के अंदर और 70s के अंदर जो लड़कियां बहुत कम बार जॉब करती थी, जाती थी बाहर जॉब करने, और जो जॉब होती थी ज़्यादातर वो जो एजुकेशन सेक्टर में होती थी या बैंकिंग सेक्टर में होती थी। ये वो दो सेक्टर थे जहाँ पे बहुत सिक्योर्ड जॉब होती थी। सिक्योर्ड इस लिहाज से कि औरतों के लिहाज से बड़ी महफूज जॉब समझी जाती थी। यहाँ पे उनको डिग्निटी भी मिलती थी, इज्जत भी मिलती थी। ठीक है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ के ऊपर जो प्राइवेट जॉब्स थी उसके अंदर यकीनी तौर पे बहुत ही गलत किस्म की हरकतें होती थी, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट से के अलावा उनके साथ बदतमीजी करना, उनको कम जॉब के अंदर उनको पैसे कम देना, ये तमाम चीज़ें शामिल थी। तो एक खौफ वो भी था और लोगों में कि भाई औरतों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं और उनको इज्जत नहीं दी जाती जॉब के अंदर। मेरा ख्याल है आजकल के दौर के अंदर ये काम कम हो गया है। और जिस तरह से मैं देखता हूँ इतनी दूर बैठ के पाकिस्तान को, तो और जब मैं बच्चियों से बात करता हूँ ख़ास तौर पे, मैं सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो उनका जो माहौल है वो कैसा है। तो आज की मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँगा कि हम एक एक करके अपनी इन बच्चियों से बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इनको इनसे ये बात करने की कोशिश करें कि ये हमें बताएं कि किस तरीके से इन्होंने अपना जो जॉब का सोचा, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि इन्होंने अपने जॉब के अंदर किस किस तरीके से आ, लोगों को, जो उनकी डीलिंग्स होती हैं लोगों के साथ, लोगों को किस तरह पाया। रमशा, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि फिर मैं अपने आप को इससे वापस कर दूं। चलें, ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल और जितने भी अटेंडीज हैं। पहले तो सॉरी कि मैं वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी और यहाँ पे सुबह बिल्कुल संडे मॉर्निंग था। बट आई आई जस्ट हैड टू आई जस्ट खैर um, पहले तो थैंक यू मुझे इतना ये वैल्यूएबल समझने के लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए। दूसरी चीज, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं ये कहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड पहले तो मैं देती हूँ। मैं एनईडी से 2020 में ग्रेजुएट करा था मैंने। तभी सीनियर सुन के मुझे थोड़ा लगा कि हाँ अब तो 6 साल हो गए हैं, अब तो बनता भी है कि आप अब तो वाकई सीनियर हो गए हम लोग। पर मैं तब ग्रेजुएट किया था। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप, मैं एनईडी स्कॉलर्स का ही पार्ट थी। और फिर मैं यूएस चली गई मास्टर्स करने। मैंने पाकिस्तान में भी काफ़ी अर्सा काम किया, फिर मैंने यहाँ पे अब मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने जॉब के बारे में कैसे सोचा, पहले तो मेरे लिए जॉब करना अनफॉर्चुनेटली वाज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जहाँ पे मुझे था कि ज़रूरत थी एक घर को सपोर्ट करना।
तो मुझे तो ये करना ही था। और मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो मुझे ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या मैं करूँ या ना करूँ। समथिंग मुझे करना ही था, मेरी मजबूरी थी। और उससे ज़्यादा बढ़ के मैं ये भी पॉइंट आउट करूँगी कि एक ऐसी जॉब, क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में ट्यूटर करना शुरू कर दिया था बच्चों को, तो वो जो 10,000 या 5,000 उस टाइम मिलते थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत कुछ ज़्यादा ऐड कर रहे थे, या कभी भी कर सकते हैं आपकी ऐसी इनकम में जो कि एक पेरेंट आपके लिए कर पाते हैं। बट फिर भी उन उन पैसों से मेरे अंदर खुद एतमादी आई थी, और मुझे इतना पता चला था कि ज़िंदगी में अगर कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ में, तो मेरी एजुकेशन की बेसिस पे मैं कोई कोई भी काम इस तरह का कर सकूंगी जिससे मैं अपने आप को या अपनी फैमिली को, किसी को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। और ये जो छोटी सी थॉट थी उस ज़माने में, ये फिर बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस जगह पर हूँ, जो कि मेरे लिए किसी के लिए बहुत छोटी विन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी अम्मी मेरे साथ है यूएस में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी आज से 4-5 साल पहले या 10-10 साल पहले ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक मौका आएगा कि मैं ये सब भी कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है ये जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है कि आप किसी पे रिलाई नहीं कर रहे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक इनफ रीज़न होना चाहिए आपके लिए जॉब स्टार्ट करने के लिए या अपने आप को फंड करने के लिए। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास एजुकेशन हो, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन, जैसे डॉक्टर सुहेल ने मेंशन किया कि अक्सर लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं कि एक डिग्री हो जाए या चलो रिश्ते अच्छे आ जाएं इस तरह, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि यही एजुकेशन आपके लिए तब काम आएगी, चाहे आप बैचलर स्टूडेंट हैं, आप चाहे मास्टर्स करें जो करें, लेकिन जितना भी आपने पढ़ाई की है, आपके आपके दिमाग में एक इस तरह की डेवलपमेंट हो जाती है एजुकेशन से और इंटरेक्शन से लोगों के साथ, कि आप फिर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप फिर वो चीज़ें अचीव करते हैं जो आपको पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती हैं, और आप कर सकते हैं, या आपके अंदर ये कैलिबर था, ये एबिलिटी थी। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसमें हाईलाइट करूंगी वो पेरेंट्स का सपोर्ट है। मेरी अम्मी की वजह से है जो भी है आज, और ये मैं बात, डॉक्टर सुहेल इस बात को जानते हैं कि ये मैं बात हर हर कॉन्वर्जेशन में मेंशन ज़रूर करती हूँ। मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा कोई स्कूलिंग नहीं की हुई थी, तो लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लें। और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को, वो 14 साल का मेरा भाई था, और स्कॉलरशिप पे उन्होंने उनको उसको यूएस भेज दिया था बिना किसी अ, परेशानी है कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, कुछ भी इस तरह का नहीं था। और मैं भी 19 साल की थी या 20 साल की थी जब मैं पहली दफ़ा अमेरिका आई थी, वो भी स्कॉलरशिप पे। तो ये एक एतमाद जो आपको अपने बच्चों पे रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है उनके आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है उस एतमाद की। क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सोसाइटी, या वैसे भी अगर आप जाएं, तो काफ़ी मुश्किल होता है नेविगेट करना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। और मैंने फील्ड में भी काम किया है, मैंने एक फील्ड इंजीनियर ऑयल एंड गैस कंपनी में काम किया है सबसे पहले। और वहाँ पे मैं एक ही लड़की होती थी पूरी फील्ड पे, और उन उस रोल में मर्द हजरात को ये कन्विंस करना कि आपकी बात वैल्यूएबल है, और आप जो कह रही हैं वो इम्पोर्टेंट उतना ही रखता है जितना कोई और रखेगा। और साथ में इस चीज़ को भी मेक श्योर करना कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें तभी आपके अंदर आती हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि जब आपके अंदर खुद एतमादी होती है। तो फील्ड की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने वो भी नेविगेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं टेक्सास में काम कर रही हूँ, और यहाँ पे तो ऑफिस जॉब है, बट उसके अंदर भी एक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी एजुकेशन नहीं भी होती तो कोई मसला ना होता। ऑफ कोर्स आई थिंक मेरी ज़िंदगी में जो भी अचीवमेंट आई है वो एजुकेशन से, एंड अबव एवरीथिंग मेरे घर वालों की सपोर्ट से आई है। तो जब आपके घर वालों की सपोर्ट आपके साथ होती है, तो आपको, आपका दिमाग फोकस्ड रहता है अपनी अचीवमेंट्स की तरफ। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे इनको कन्विंस करना है, उनको कन्विंस करना है, या मुझे ये चीज़ें समझानी है, ये वो। मुझे लगता है पेरेंट्स भी साथ साथ ही लर्न कर रहे होते हैं बच्चों के, जो कि मेरी मामा ने भी मेरे साथ साथ ही, शी काइंड ऑफ ग्रीव इनटू, उन्होंने भी साथ साथ समझी चीज़ें, कि मैं भी पढ़ रही थी तो वो भी साथ साथ उस शऊर को उन्होंने भी अडेप्ट करा। और मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ा रीज़न था आज मेरी जो भी छोटी मोटी अचीवमेंट मैंने की हुई है ज़िंदगी में। ये थोड़ा समराइज्ड वर्जन था। मैं आई थिंक आई मोर लेस कवर्ड माय कवर्ड आपका क्वेश्चन, डॉक्टर सुहेल, प्लीज थैंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। थैंक यू रमशा। नरमीन, आपने अपना वीडियो नहीं ऑन करा, इस वजह से मैं आपको सबके साथ ज्वाइन नहीं करवा पा रहा। तो अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें नरमीन, तो वो भी अच्छा होगा। नरमीन हमको कनाडा से ज्वाइन कर रही हैं।
हाँ Assalamualaikum sir. Sir, if you could give me like 5 minutes और हाँ आप हाँ, किसी छोड़ और छोड़, को तुम अभी बोल 5 मिनट्स दें लो। क्योंकि मैं मैं थोड़ी देर तूबा के पहले उठी हूँ. पास मैं तूबा के पास जाता हूँ फिर। चलो तूबा, थैंक यू. अपने बारे में बताओ तो। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको सही से? जी जी बिल्कुल बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो आई वुड से कि हम ऐसी सोसाइटी में ग्रो करते हैं जहाँ पे लोग सही समझते हैं कि स्टेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होता है, और लड़कियों के लिए सिर्फ मेडिसिन होती है या फिर टीचिंग होती है। तो मेरे साथ भी ये सीन था कि मतलब खानदान वाले बोलते थे कि भाई इंजीनियरिंग करोगी, वो तो लड़कों वाला काम होता है, फील्ड पे जाओगी, ये करोगी, वो करोगी। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे जो करना है, मेरा हमेशा शौक था कि भाई कंप्यूटर्स और वेबसाइट बनाना, इन सब चीज़ों में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि मैं जब अपने मैट्रिक में थी, इंटरमीडिएट में थी, तब भी मैं बैठ के लो कोड जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनाती रहती थी। फिर मेरा बस ये एम था कि भाई जाना है तो सिर्फ एनईडी जाना है, और एनईडी में भी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हाईएस्ट मेरिट वाली फील्ड ही चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे। पापा की इस काइंड ऑफ मेंटेलिटी नहीं थी कि भाई सिर्फ मेडिकल करना है, सिर्फ ये करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन डॉक्टर है। तो आई थिंक एक डॉक्टर इनफ था फैमिली के अंदर। तो आई वाज आई एम थैंकफुल कि भाई पापा ने इस चीज़ को पे ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, एनीथिंग लाइक दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग from NAD, और alhamdulillah I got a scholarship from NAD scholars, which I'm very thankful to Dr. Sohail. After that, uh, मैंने इवन ड्यूरिंग बैचलर्स बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी, बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्ट लिया। और इसकी वजह से जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तब मुझे कॉन्टोर सॉफ्टवेयर, जो कि लाइक आई थिंक टॉप 5 कंपनीज इन पाकिस्तान इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें मुझे जॉब मिली। बट आई वाज लाइक कि नहीं भाई, अभी और भी कुछ करना है। इट्स लाइक सिर्फ जॉब हासिल करने के बाद इट्स नॉट जस्ट इनफ। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया मास्टर्स के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप एट मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी, विच इज़ लाइक द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी इन द यूएई। तो बस मैंने अपना बैकपैक किया और मैं यहाँ पे आ गई अगस्त 2023 में। तो आई थिंक जो मेन चीज़ होती है वो होती है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर मैं बस उसी मेंटालिटी में रहती कि नहीं भाई जॉब चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और बस मैं घर पे बैठी रहती, तो इट्स नॉट इनफ। तो आई डिसाइडेड कि भाई नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क। सो risk taking, I think, is the most important factor in growth and development. Second, I would say definitely hard work, which brought me here. Obviously, luck is important, but which is not in our control. So I think this is what we can just leave it to Allah. तो I would just say कि भाई हार्ड वर्क और रिस्क टेकिंग की वजह से अलहमदिल्ला मैं यहाँ पर हूँ। एंड देन इन माय मास्टर्स थीसिस आई डिड समथिंग फैंटास्टिक, समथिंग न्यू. I developed the world's first open vocabulary object detector for medical images. उसकी वजह से I got a lot of popularity. I got a lot of interviews in Gulf News, Arab News, Summer TV, and as well as Dawn News in Pakistan. So yeah, and I'm currently working as an AI engineer at UAE's top company, which is Al Futtaim. And inshallah, I'm thinking about doing PhD as well. So yeah, this is my background. थैंक यू। अल्लाह तुम लोगों को और कामयाबी दे सबको। I mean, अच्छा जनाब अली, चले भी। हमारी नरमीन साहिबा भी आ गई हैं, 1 मिनट मैं इनको स्पॉट पे तो लाऊं, बहुत हो गया। चले नरमीन, आप बताइए अपने बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम. Hi everyone. वालेकुम First of सलाम। all, thank you all so much for your patience. यहाँ पे भी एक्चुअली संडे है, so I just woke up. और जैसे कुछ लोगों का बैड हेयर डे चलता है, तो मेरा भी बैड हिजाब डे चल रहा है, which is why I'm wearing a cap. I guess I'll start with a brief overview or background about myself. मेरा नाम नरमीन है, मैं कनाडा में हूँ अभी. I'm a transportation engineer in training. मैं NED से ग्रेजुएट हुई थी in 2021 with a degree in civil engineering. उसके बाद I started working in a construction company. It's called Paragon. वहाँ पे मैं junior civil engineer
थी. I worked there for about 9 months. फिर I was also looking for a master's abroad because that's something that I wanted to do. और फिर मुझे scholarship मिली at the University of Alberta, and I also got support from NED scholars. I for like visa वगैरह, so like that assisted me in being here. Um, and I completed my master's in transportation engineering from the University of Alberta. मैंने यहाँ research की in wildfire evacuation travel behavior in Western Canada, which was one of its first kind of research in Canada. So that was very cool. Right after that, I started working at an engineering consultant as a transportation planning engineer in training. And so like that's been my journey so far. I think I'll just like briefly talk about कि मैं engineering में कैसे हूँ, and then I'll like speak about job का ना जो which is the main question. I think growing up, I grew up in a female majority household. मुझे मिला के हम लोग 4 बहनें और एक भाई है. मेरा भाई सबसे छोटा है, he's still in high school. तो growing up भाई तो नहीं था उस वक्त, so it was for me it was always a girl's world कि ना बस लड़कियां ही हैं सब कुछ और लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं. और कभी कोई कुछ कहता था ना, हाँ ये तो लड़कों का वाला है, तो like I think like me, just मेरी personality ऐसी थी as a kid, तो मुझे होता था किसने क्या कहा. So I was always like ready to fight. I was like, what do you mean like girls can do everything? तो एक वो mentality I think is something that I've always had. And then on top of that, my parents, just as others have also mentioned, that family support has like meant a lot. तो मेरे जैसे मम्मा पापा को भी मैं बोलती थी मुझे F1 रेसर बनना है बड़े होके. मैंने कोई मूवी देखी, कहते हाँ बन जाना. मैंने कहा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, ओके बन जाना. लाइक इट वाज नेवर नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, ये बहुत रिस्की है. तो लाइक them always being like just explore. Like as a kid, I think that's so important that you get that yes and support, and that instills confidence in you. So that's been like really valuable. So yeah, growing up, मुझे होता था मुझे ये करना है वो करना है, और कभी मैं ना का नहीं होता था, या फिर कि लड़के कर सकते हैं. आई थिंक इसलिए भी नहीं कहते थे वो लोग मुझे, कि पता था कि मैं लड़ने पे आ जाऊंगी. So just like as like I progressed through school, obviously engineering में हो तो साइंस और मैथ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी. Was always inclined towards it. Medicine, law वगैरह का इतना शौक नहीं था. Then I got into inter किया मैंने grade 12, 11, 12. फिर I started university, and that's when I started seeing girls from like different households, different backgrounds, different places within Pakistan. जो जब हम लोग बातें करते थे ना क्लास में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, तो कभी कभार बातें करते हुए लड़कियां बोलती, मेरी क्लासमेट्स बोलती थी, ओ हमें ना ग्रुप इस लड़के के साथ बना देना चाहिए, वो लड़के ना स्मार्ट होते हैं. और मैं बिल्कुल शॉक. मैंने कहा लड़के स्मार्ट होते हैं, हम बेवकूफ हैं. What do you mean? बहुत offended हो जाती थी मैं internally. So just like that's when I started hearing more about like girls can do this, girls can do that, and I realized कि बहुत लोगों के लिए ये mindset इसलिए आता है क्योंकि based on like their upbringing या फिर whatever like they face in their life. कभी कभार अगर भाई बहन हो तो फिर discrimination होती है, yeah, there's like so many things, right? So but that's when I was like very exposed to that mindset. That's something that I never faced. And then even now, like I enjoy extracurriculars a lot. I volunteer quite a bit. So even when I was doing my master's, I joined like a बहुत सारी STEM based organizations just to volunteer. And I was like, oh, like let me just explore. Why did I join these organizations? Only because मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, चीजें सीखना, नई चीजें explore करना. And I heard those things, those sentiments here as well, which was absolutely insane to me. So I just like, the reason I'm sharing this is to let you all know कि हर जगह ही कुछ लोगों का ऐसा mindset होता है, and there's the only thing you can do about it is like be resilient and know that you belong in STEM. कोई वो नहीं है कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं लड़कियां कर सकती है. It's like for I believe it's a mindset thing, and we all need to be present, and all need to represent different people, right? Um, मैंने जॉब क्यों की या फिर कैसे स्टार्ट किया? For me, both my parents were working parents growing up. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ एक बंदा काम करता है या सिर्फ दो, like ऐसा कोई मेरा वो नहीं था mindset. And I also like always like the idea of working. मुझे बचपन से corporate slave बनने का बहुत शौक था. So just like seeing all like seeing both my parents work, and for me it was like I'm contributing to the society. में there's like different ways that you can, but to me this like felt more like calling.
तो मुझे पता था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी, so I will be working. I wanted to be a good engineer, and so that's what I did. Like right after my undergrad, कि मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे apply करने हैं अपने skills, and that's why I went for my master's. I was like, हाँ, मेरे पास undergrad degree है, but like how do I improve myself, right? There's like so much competition. How do I stand out, or like how do I work for like XYZ promotion? So I went for my master's, and like even during my master's I didn't know that I wanted to like go back into the industry. So that's what I was doing, like while I was like working towards my thesis, like completing वो सारा काम. I was like नहीं, मुझे job देखनी है, मैं कौन सी relevant fields में जा सकती हूँ, मैं networking करती हूँ, मैं industry events पे जाके like have those conversations with folks. So like that was like always something that I wanted to do, and I never had any like nobody ever said no to that, like my parents. And हाँ हाँ मतलब बच्चे job ही करते हैं. And again, like I'll go back to what everyone else has said so far, कि like your family support and like being open-minded really helps opens doors for you, and also you need to have that grit to move forward. So yeah, that's my spiel. थैंक यू बेटा। मैं आता हूँ अभी और भी मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ वो कि बच्चियों ने किस तरह से मेहनत करी, और आई थिंक वालदेन जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उनको इस बात का एहसास होगा कि उनके बच्चे वाकई कितनी मेहनत करते हैं और बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं। इसमें बच्चे और बच्ची की कोई 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 डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जॉब जो है वो सिर्फ नेसेसिटी की वजह से कभी कभार नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आपने अपनी एक्सेलेंस क्रिएट करी है अपने अंदर, जो आपने गेन किया है अपनी नॉलेज बेस के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब बाहर निकल के इसको इसको ये अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएं, और जॉब जो है वो एक तरीक़ाकार है उसको आगे जलाने का। चलें अब हम पाकिस्तान की बच्चियों से बात करते हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और समरीना, आपसे शुरू करते हैं और फिर हम हिफ्जा के पास जाते हैं। अस्सलाम एवरीवन, सर। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जो बातें आपने की कि जिस तरह के पेरेंट्स की थिंकिंग है कि नहीं, हमने बच्चों को पढ़ाना नहीं आके, आई बिलोंग टू लाइक सच माइंडसेट ऑफ द फैमिली। तो मेरे फादर की एक थॉट थी कि हाँ, मतलब बेटी है तो इसे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और लाइक नॉर्मल सी पढ़ाई और उसके बाद फिर रिश्ता कर देंगे, शादी कर देंगे, दैट्स ऑल अ वुमन इज ऑल अबाउट। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन माई मदर वॉज द वन हु टुक स्टैंड फॉर मी। उन्होंने फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। वो हमेशा फादर से मेरे लिए लड़ लड़ करके नहीं, उन्होंने मेरा एडमिशन सबसे, आप समझ लें कि अच्छे स्कूल में, बियॉन्ड वी कैन अफोर्ड, इस तरह के स्कूल में करवाया। मेरे 3 भाई हैं छोटे, उनको नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन करा के उन्होंने ज्यादा मुझ पर फोकस किया कि ये हमारी बेटी इंटेलिजेंट है तो इसको ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से शुरू से ही उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। उसके बाद जब मेरी इंजीनियरिंग की बारी आई, उस वक्त भी माय फादर वाज रिलेटेड कि हम अफोर्ड कैसे करेंगे और ये वाली सारी चीजें। तो मतलब अल्लाह का करम था कि सर सुहेल की भी एक, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने एक जरिया बने वो और इस चीज को आगे प्रोसेस किया। लेकिन जब मैं इंजीनियर बन गई और फिर जो लाइक एक होता है ना लोगों का माइंडसेट कि मेरे अब्बा का जो माइंडसेट था कि हाँ भाई ये बेटी है तो क्यों पढ़ाना है, जब खानदान वाले सारे जब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दे गॉट प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, तो फिर वो वही अब्बा जो पहले रिलक्टेंट होते थे वो अपना सीना फकर से चौड़ा करके कहते थे कि ये, हाँ ये मेरी बेटी है। तो ये होता है हर जर्नी में, किसी एक ना एक को स्टैंड लेना पड़ता है। और जो कॉन्फिडेंट मेरी मदर ने मुझे फीड किया वो हमेशा चला। फिर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड जॉब तब भी रिलेक्टेंट थे कि हाँ वो लड़की है। लोग ओबियसली फादर्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि किस तरह का माहौल होगा, हमारी बेटी जाएगी तो उसको सेफ्टी वो वाली मिलेगी नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से सोच होते हैं। लेकिन व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर लाइक जो आपका ऑर्डिनरी माहौल होता है, मैं अपने खानदान में शायद सबसे बड़ी हूँ और वो पहली लड़की थी जो बाहर निकल कर जॉब करी थी। बट हैविंग अ गुड डिग्री
और उसके अलावा जो एक कॉन्फिडेंट एक मदर ने मेरे अंदर डाला था, और एक तरबियत जो होती है। तो 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं पेरेंट्स को ये लाइक पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि सबसे पहला कंसर्न पेरेंट्स का मोस्टली होता है कि हमारी बेटी की सेफ्टी। तो अगर आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि उनकी मोरालिटी किसी भी हाल में कभी डाउन ना हो, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो, तो फिर आप किसी भी माहौल में चले जाएं। अब इवन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, हर तरह के लोग मिले, लेकिन nobody can ever harm me because आपकी आपकी मोरालिटी, आपकी तरबियत, और आप जब अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करते हो तो आप एक प्रोटेक्शन में आते हो कि आपका दुनिया में कोई भी नहीं बिगाड़ सकता कुछ। और दूसरी चीज जो मतलब लोग क्या बोलेंगे, तो वो लोग जो पहले बोलते थे कि मतलब क्यों पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, वही लोग जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, आप किसी एक सर्टेन पॉइंट पर चल जाते हो, तो वही लोग आपके लाइक अचीवमेंट को सराह रहे होते हैं, और वही लोग आपके लिए खड़े हो रहे होते हैं, आप पर प्राउड कर रहे होते हैं। तो ये शुरू के इनिशियल फेजेस ही होते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आपकी स्ट्रगल का फेज होता है तो लोगों को नहीं दिख रहा होता, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। और तीसरी बात है कि रिश्ते वाला पॉइंट जो सर ने मुझे बोला था, दैट क्लिक्ड मी लाइक के लोग मोस्टली जो है वो रिश्ता अच्छा आ जाए ये वाला माइंडसेट। तो मेरे साथ बहुत सारी दोस्त ऐसी थी जिनकी लाइक एजुकेशन के बाद फॉरेन शादी हो गई, एंड दे आर सफरिंग इन देयर मैरिज बिकॉज वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही होती हैं। तो दे आर ऑलवेज लाइक यार इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप 9 to 5 जॉब करो, आप किसी फील्ड में जाकर काम करो। आप अगर स्टैंड आउट करते, जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी तो आई वाज लाइक ग्रेजुएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो मैंने फील्ड की जॉब भी की है। आई वाज नॉट वेरी लाइक मुझे नहीं पसंद आया इतना माहौल, तो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैंने अपनी फील्ड स्विच की, डेटा साइंस की तरफ आई। नाउ आई एम एट द पॉइंट कि मैं वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लाइक मैंने वो पूरी जर्नी 4-5 साल की ऑन साइट जॉब्स पर गुजारी है, उसके बाद मैं इस पोजिशन पर आई कि मैं जो है वो रिमोट जॉब्स के लिए कंसिडर की जा सकती है। तो एक स्ट्रगल होती है जो आपको करनी होती है, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। वही लोग जो बोलते हैं कि क्यों पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, वही लोग अपने बच्चों को आपकी मिसालें दे रहे होते हैं। तो दिस इज द जर्नी। आपको इनिशियली स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए। जो लोग बोल रहे हैं उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लोग होंगे जो आप बाद में जाकर आपको अप्रिशिएट करोगे, अपने बच्चों को आपकी मिसालें दे रहे होंगे। और द फोर्थ पॉइंट इज कि हम ऐसे दीन से बिलोंग करते हैं जिसकी बुनियाद ही मतलब एक औरत ने रखी है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो मतलब हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि औरत कुछ नहीं कर सकती, या फिर वो सिर्फ किचन के लिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि औरतें मर्द से ज्यादा केपेबल हैं बिकॉज दे हैंडल लाइक बोथ द challenges, the one which is like हमारे हाउस होल्ड की जिम्मेदारी एक घर औरत से ही बनता है। मुझे इस चीज की रियलाइजेशन पहले नहीं थी जब व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। तो ऑब्वियसली आई एम द ओनली वन, और सबसे बड़ी हूँ मैं घर पर। तो मुझे ये होता था कि हाँ, घर में जो है वो एक औरत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके साथ साथ आपको जॉब की चीजें मैनेज करना, वहां पर भी आप जब एक हाई अचीवर होते हो तो आपकी ये मेंटालिटी होती है कि आपको हर चीज जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर करके दिखानी है, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, सबकी मतलब एक हाई अचीवर वाला माइंडसेट। तो ये दोनों चीजें बैलेंस करना, आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सुपर वुमेन थिंग जो एक औरत ही कर सकती है। अगर मर्द जो है वो उसको देखा जाए तो उनकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर से जाते हैं ऑफिस, ऑफिस का काम करते हैं, घर आ जाते हैं, बस उनके लिए सारी चीजें सॉर्टेड होती हैं। बट वी एज अ वुमेन वी हैव टू लाइक struggle more to compete with the men because we have to handle both things. So that's all from my side. वाह, नया लफ्ज आया है, बल्कि नया लफ्ज नहीं, बहुत अच्छा लफ्ज यूज करा सुपर वुमेन का। और ये जो सुपर वुमेन वाली बात है ना, ये बड़ी परफेक्ट है। और हम जब बात करते हैं अपनी अकम्पलिशमेंट्स की, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबके पीछे जो जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्स खड़ा है वो हमारी वालदा होती है। और आप सबकी वालदा जो थी, उनके उनकी उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, उनकी जो रोल था, कभी कभार हिडन होता है, वो नज़र नहीं आता, कभी कभार सामने होता है बिल्कुल। अ, तो ये एक
सुपर वुमन वाली बात को मैं बाद में रखूंगा। चलें अब हम हिफ्जा के पास चलते हैं कि वो हमें थोड़ा सा बताएं। उसके बाद हम ओपन रख करेंगे कुछ सवाल जवाब के लिए, और हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जिस पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हिफ्जा। Assalamualaikum everyone. I'm Hafza Wasim, currently serving as Director of Pakistan NED Scholars as well. More or less start करते हैं from the journey 2022 में I have been admitted at NED University. बचपन से ये था कि डॉक्टर बनना है. The thing is that कि being an similar to the story of Ramsha Raji, being an elder one of the family, responsibility तो थी ही थी, but the support from my mother and my father as well, which is too much along with the go, कि मेरी अम्मा हमेशा कहती थी कि ये जो भी बनेगी अपने साथ पीछे 10 लोगों को और बना के निकलेगी. तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंटेंस हमेशा क्रिएट भी करती थी, हमेशा इंतजियास्ट भी करती थी, हमेशा मोटिवेट भी करती थी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई कोविड आ गया. Again, I was like, my father and my mother was fully supported to me, but still we are facing financial suffering. So I don't have even mobile and laptops when I don't have know about any of these scholars. Then there is a magic happens, और मेरा इंटरव्यू होता है any of these scholars में, और yeah, I got selected for the scholarship. Before my exams, I got my laptop just because of the doctor who was sitting there, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, and I don't know कि मैं कैसे करूँगी. But the push from my mother कि you can do it, you can do it, you can do it, was always there. Was the situation is like do or die वाली situation थी. uh, जब मेरे पास लैपटॉप आया, नेक्स्ट डे मेरा लैब था, फाइनल लैब था ऑटोकैड का. I have given the AutoCAD exam with just pencil like diagram, और मैं घर आके अम्मा को बोली थी कि मुझे नहीं लगता मैं पास होंगी. तो I don't know how I will do, और मैं क्या क्या करूंगी, but again the support is very 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 strong from here as well, from NED college as well, from obviously home as well, from my mother, from my father as well. Huge contribution of them. Then I have been just graduated in 2024, because being an elder one, or I was the one कि जिसकी paternal side of the family was against for the girls' education and all, but I see my father very very supporting on this, because they want के जो ड्रीम्स उनके रह गए थे, या मामा का जो ड्रीम था कि वो उन्हें डॉक्टर बनना था, उन्हें पुलिस पे जाना था. सो वी विल फुलफिल अवर ड्रीम्स. तो वो जो सपोर्ट मिली ना, जो जो कहता है कहने लगे फ्रॉम माय पेरेंट्स, दैट इज अ ह्यूज पार्ट इन माय रोल. एंड चाहे भी छोटी मोटी सी अचीवमेंट है, स्टिल आई एम ऑन गोइंग द ट्रैक ऑफ माय जर्नी. तो after graduating, I have just joined Candyland as a production engineer. uh, Candyland is situated at Hub Balochistan, so there is always a norm. Obviously production field wise, and I want to do because मेरा passion यही है. I love my field. I enjoy doing the thrill of that kind of work. तो again वो था कुछ कि इतने लोगों में इस तरह से जाना और ये वो. तो आई अगेन फाउंड माय पेरेंट्स वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स, तुमने जो करना है वो कर लो. तो वैसे व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया था कि दिस इज ये मैंने करनी है, आगे आप देख लें. तो फिर वो कहते हैं सब कुछ तो देख लिया, आगे क्या देखें, हम क्या देखें, तुम नहीं देख रहे. तो द थिंग इज दैट के अगेन कैंडी लैंड वो फैक्ट्री थी जहाँ पर 14 सालों से कोई लड़कियां नहीं थी. देयर वाज नॉट अ गर्ल इन प्रोडक्शन. द फर्स्ट गर्ल बीइंग हिफ्जा, कि हिफ्जा आ रही है ऑन दी प्रोडक्शन, अब फील्ड में एक लड़की आएगी. एंड they were like what. So yeah, situation is not too tough because the environment is also very supportive in Pakistan. जो हमारे अब हायर मैनेजमेंट डाटा होता है यहाँ पर, मैनेजमेंट टीम भी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी सपोर्टिंग. तो आई डिडंट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल, बिकॉज वो वाली जो सपोर्ट थी, लाइक माय बॉस विच इज माय जनरल, विच इज द जनरल मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, स्टिल हर रोज 1 घंटे की क्लास लेते हैं फिर मेरी, वो बैठते हैं और मुझे पढ़ाते हैं ये चीज है, और फिर डेली बेसिस के टास्क होते हैं कि जाओ ये चीज करके आओ.
और जो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है वो आज भी हिफ्जा को दिया जाता है, बिकॉज दे बिलीव दैट women कैन डू बेटर देन एनी अदर। सो यप, अगेन पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, हक में है, 200 लोग राइट नाउ। मोर देन टू, आई हैव रन 2 plants, तो मोर देन 200 पीपल आर रिपोर्टिंग टू मी, जो कि नॉन वाइट कॉलर स्टाफ है। And yeah, I'm dealing with them on a regular basis. I'm working with them and I'm very, very, very enjoying work with them because मुझे मजा आता है कि जो चीज मैंने सीखी है उनको मैं उनकी जुबान में कैसे ट्रांसलेट कर सकूं। दे आर हाईली स्किलफुल मैन पावर। समटाइम्स ये होता है कि उनकी कम्युनिकेशन वैसी नहीं होती, तो उनसे बात करके उनकी चीजें एक्सपेक्ट करके लर्न करके आगे उसे कंटिन्यू प्रेजेंट करना कि जी देखिए ये है, कहते ये है, ये है, ये है, और ये इस पर्सन का आइडिया उनको रिप्रेजेंट करना इज अ फन लविंग थिंग व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ एज वेल ऑन ऑपरेशन। तो बड़ा ही कोई मजे का चीज है ऑपरेशन, और उन लोगों के साथ काम करके जो मुझे मजा आता है। आई एम द यंगेस्ट वन अमंग देम एंड दे आर रिपोर्टिंग टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फील्ड में जाती हूँ एंड ऑल आर सेइंग कि मैडम मैडम मैडम, मैडम मेरा ये मसला है, मैडम अच्छा ये नहीं हो रहा, आपको ये चीज डिस्कस करनी थी, अच्छा बताएं क्या चाहिए। और मुझे जब वो आउटपुट मिलता है मेरी टीम की, चूंकि मैं सुबह मॉर्निंग मीटिंग पे खड़ी हूँ और आई वाज सेइंग इतनी कैपेसिटी रेज करनी है, इतने कागज आज हमने बनाने हैं, आई बिलीव ऑन यू कि आप लोग बना लेंगे। गनी भाई बिकॉज यू आर द सुपरवाइजर, हारून भाई ये देख लीजिएगा, ये वेरिएंसेस है इसे देख लीजिएगा। तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो 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 जो फोकस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि माय पेरेंट्स अलाउड मी टू डू दैट। पहली चीज मुझे ये पता होता है मुझे घर आकर माय मदर विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग, माय फादर विल अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग। दे विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन कि बेटा कहाँ थी, बिकॉज दे नो कि कहाँ थी। दे नो कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, बाउंड्रीज क्या है, दे नो कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, सेल्फ डिफेंसिव भी हूँ, मोरालिटी भी हूँ, मेरी डिग्निटी का उन्हें पता है कि हाउ आई विल अचीव। तो ये चीज बड़ा जरूरी होता है फॉर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू द डाउटर्स। आई गेस अगर मेरी अम्मा मुझे अलाउ नहीं करती या मेरे फादर मुझे अलाउ नहीं करते, तो हाउ हाउ आई एंजॉय द लाइफ आई एम राइट नाउ। तो ये सारी चीजें plus field work, still I am very, very, very happy to doing the field work, or I do invite to the parents and the teachers as well के no matters, लेकिन जिन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है उतना अच्छा लगता है when they say मैडम। तो वहां पे जो आपकी पूरी मेहनत है ना वो अचीव हो जाती है कि यार और बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं वो। आपको लग रहा होता है कि क्योंकि दिस इज द पाकिस्तान है, यहाँ पे हम बहुत सारे बीओएस सुन रहे होते हैं, तो ना फैक्ट्री इज वेरी सेफ, फील्ड इज वेरी सेफ, द पीपल आर वेरी वेरी वेलकमिंग, आपको सिखाने वाले भी वो लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, आपको की सेफ्टी मेक श्योर करने वाले भी वो लोग हैं, आपके लिए रास्ते बनाने भी वो लोग हैं। वो गर्मी में काम करेंगे बट इससे मेक श्योर दैट वो मेक श्योर करेंगे कि आपके ऑफिस का जो एसी है ना वो सही चल रहा हो, क्योंकि मैडम ने आना है। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग एनवायरनमेंट, और एप्रिसिएशन भी मिलती है, प्राउड भी मिलता है। तो यार still I am working since 1.5 year because I am a recent graduate। तो मेरी जर्नी तो कंटिन्यू होप तो कि आई वॉज एंजॉइंग माई जर्नी। यही था मेरी तरफ से। ये भी बहुत है इसलिए कि हमारे पास अ, इसमें मेरा ख्याल है रमशा अब आप आ जाएं वापस आप लोग सब। हम चाहेंगे कि ये एक अब ओपन फोरम हो सबके लिए ताकि हम एक दूसरे से के एक्सपीरियंस से भी सीखें। और ख़ास तौर पर जो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करा है जिन्होंने बच्चियों ने और उनके वालिदैन ने, अगर उनके कुछ सवालात हैं तो हम उनको भी लें। मैंने कुछ व्हाट्सएप के ऊपर अपने देख रहा हूँ कुछ सवालात मैंने उनसे कहा था कि बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते सवालात भेजने के, तो कुछ सवालात मुझे यहाँ पे भी मिले हैं तो वो मैं बाद में लेता हूँ। लेकिन मैं मेरे ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है ना वो ये है कि अ, हम काम करने को ना दीन का मसला ना बनाएं। ये जो काम करना होता है ना इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दीन जो है ना वो अखलाकियात सिखा रहा है। अगर हमारे अपने अखलाक बड़े अच्छे हैं
और हमको सही तरह से ग्रूम किया गया है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं भी जॉब करने से। ये जो मसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ घर तक महदूद हो जाएं और उसी जगह पे रह के काम करें। जैसे अभी समीना ने कहा कि हम सुपर 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 वुमेन होते हैं, मेरा ख्याल है ये सुपर ह्यूमन कहा जाए तो बेहतर होगा। इसलिए कि मैन एंड वुमेन को मिला के अगर कोई एक चीज़ बनती है वो ह्यूमन है। और अगर अगर हम इंसानियत के तौर पे देखें और आदमियत के तौर पे देखें, तो एक मल्टीपल टास्किंग के अंदर औरत से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। और उसमें उसमें हम जितना भी उसको अप्रिशिएट करें उतना कम है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, मुझे ये लग रहा ये है कि आप लोगों को सबको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इस पूरे अ, अपने जॉब्स के अंदर। कोई ऐसी बात हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट महसूस हुई हो ड्यूरिंग अपने वर्क, या आपको कुछ खौफ हुआ हो किसी चीज़ का या डर लगा हो ड्यूरिंग योर जॉब? कोई ऐसा वाकया जो आप बता शेयर करना चाहें? ये ओपन है फोरम के ऊपर। तो कोई ऐसा वाकया जिसमें लगे कि हाँ यार, मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी जिसमें मुझे वाकई डर हो गया किसी चीज़ का, वो डर किसी का भी हो सकता है। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, अ, जो कि तराबलस की जंग जब हो रही थी, अ, उसमें हमारी एक खातून होती थी, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, उस उनके ऊपर उन्होंने लिखी थी। ये तराबलस की जंग में ये जो लोग सिपाही जो थे, टर्क सिपाही जब जख्मी होते थे, ये उनको पानी पिला रही थी। और उसी दौरान इनको इनको मारा गया था, तो ये शहीद भी उसी में हुई थी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह थी जहाँ पे वो मौजूद थी। और उन्होंने इस बात का भी गम नहीं किया, या डर नहीं था, खौफ नहीं था कि वो उनको मार दिया जाएगा या वो मर जाएंगी, लेकिन वो लगी रहीं। अम, उनकी उम्र के बारे में देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि क्या उम्र थी फातिमा की उस वक्त। लेकिन जो बात वो है, सब हिस्ट्री का हिस्सा है, वो ये है कि उस बच्ची ने अपनी जो जान थी वो गाजियों को पानी पिलाते हुए दी थी। और जब अल्लामा ने उनके ऊपर नज़म लिखी थी, तो कहा था कि फातिमा तू आबरू ए मिल्लत मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरे मुश्क खाक का मासूम है। तो हम आज भी जब मैं वो पढ़ता हूँ नज़म, तो मुझे रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं इतनी पुरानी। और इससे भी पुरानी तरह चले जाएं, समीना ने हज़रत खदीजा की बात करी। मैं तो वो सोचता हूँ कि आजकल हमारे यूएसए के अंदर एक बड़ा ट्रेंड चला है, कहवा हाउस जिसका, कहवा हाउस या कॉफ़ी हाउसेज आप कह लें, थोक के हिसाब से बने हुए। आपको मालूम है कि जो हजरत जो पहली मस्जिद थी मदीने में, मस्जिद नबवी के पास सबसे करीब तरीन जो जगह थी वो कहवा हाउस था एक। और उसकी ऑपरेशन जो थी वो एक मुसलमान खातून करती थी, और वो चला रही थी उसको बिल्कुल बिल्कुल हुजूर के की मस्जिद के बराबर में। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री का हिस्सा है, हमको ये बताया नहीं जाता, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है कि जिसके अंदर औरतों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो मैंने सवाल किया था कि कोई ऐसे वाकया अगर आप लोगों के दिमाग में हो जो शेयर करना चाहें तो प्लीज़ गो हैड। एक सवाल ये मेरे पास था जो मुझे किसी ने भेजा, नाम नहीं लूँगा मैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी वालदा जो हैं वो तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई बहुत अपोज करते हैं मेरी जॉब का। मैं इस वक्त तीस थर्ड ईयर की तालिबा हूँ, और मुझे इंटर्नशिप की दो अपॉर्चुनिटीज ज़ाया करनी पड़ी इसलिए कि मेरे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। ऐसे वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देंगे? From my side, we believe that our parents are home. Uh, Literally, we want
बैठ के हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ना वो समटाइम्स। तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है बेटा, जरा सा जोर से। ओके, तो द पेरेंट हैज टू बी रियलाइज कि अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी औलाद के लिए आप प्रायोरिटी है तो दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग। तो आपकी यू हैव टू बी द सोर्स ऑफ देयर अचीवमेंट रेदर देन द ब्रेक आउट ऑफ दैट कि आपकी एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से आपकी रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से योर चाइल्ड हैज टू बी सफर, your child has to be beyond your the goals and the objectives of the focus हट जाता है, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, they had to suffer. Then the respect being Asian and being Pakistani we give our parents कि हमारे लिए हर कुछ हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो दिस इज अ बिग बिग थिंग कि 2 इंटर्नशिप उस बच्चे ने आपके लिए जाया करी, नाउ अप टू यू कि आपने उसको किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस देना है। यू हैव टू डू दैट बिकॉज she respect your decision, so give the respect on her decision as well. वो करना चाहती है, let her do. She makes you proud. So this is from my side के अगर if you are the priority for their child, so आप अगर उसकी priority हो तो वो भी आपकी priority होनी चाहिए। अगर वो आपके respect को decision करती है तो you have to do that as well. एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। समटाइम्स र्यूमर्स की वजह से इस तरह के ब्रेकअप रूम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए जो कि आपके बच्चों को लेफ्ट ओवर फील करवाए और वो फील करवाए कि यार हम आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स गुड फॉर दी बाउंडिंग एज वेल, इट्स गुड फॉर हर करियर एज वेल। सिर्फ उसके करियर का इशू नहीं है, यहाँ आपके और उसकी बाउंडिंग का इशू भी है, आपके रिलेशंस का इशू भी है। सो यू हैव टू गिव हर दैट अथॉरिटी एज वेल, आई बिलीव दैट। और एक बार करके देखें, द रिजल्ट यू गेट विल अमेज यू। तो ये है मेरी तरफ से। सर मैं थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस पर इसके लाइक वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो मे बी रीजन ये होगा जो आपने एक बात कही थी कि उनका पर्पस ये है कि अच्छे रिश्ते मिल जाएं और उसके बाद फिर मतलब ऑल द पर्पसेस के वो लड़की की शादी हो जाए और उसके बाद अपने घर चले जाए। तो मुझे ये कहना है उन पेरेंट्स से कि अगर आप अपनी बच्ची को अभी कॉन्फिडेंट नहीं दे रहे, इतना उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट ही नहीं कर रहे कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, कल को उसके ससुराल में कितने वाकया हम सुनते आते हैं कि मतलब बहुत नेगेटिव न्यूज हमें मिल रही होती है। जो बच्ची को आप अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो कल को किसी भी सफरिंग में अपने पेरेंट्स को तो नहीं इस लाइक लूप में ले सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर वो बाद में पछता रहे होते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। लाइक दिस इज द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बच्ची आपको भले ही उसके पैसों से मतलब नहीं, वो अपने लिए जॉब करे, उसको अपने लिए जो करना है वो करे, लेकिन जॉब से आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, जो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, वो आप किसी की फिर आप ये समझ लें कि किसी के ऊपर बिला वजह के लिए डिपेंडेंट नहीं होते कि आप जुल्म भी बर्दाश्त करो सिर्फ इसलिए बिकॉज आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि आप कहाँ जाओगे क्या करोगे, आपने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, यू कैनॉट लाइक अपने आप को कैरी ही नहीं कर सकते हो। तो फिर उस पॉइंट पर खुदा ना खास्ता बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, वो माजूर हो जाए, उसकी जॉब चले जाए, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंट और वो एक बैकग्राउंड होना चाहिए, वो एक सपोर्ट होनी चाहिए जो आपको एक मजबूत औरत बना सके। लेकिन अगर आपने कभी अपनी बहन बेटियों को बाहर जाने ही नहीं दिया होगा तो वो मतलब वही होता है ना कि वो स्टॉप तक नहीं जा सकती कि मैं अकेले कैसे जाऊं। तो इस माइंडसेट को खत्म करना चाहिए। एक लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने लिए तो खड़े हो सके, कल को उसके बच्चे हो जाते हैं, कुछ और होता है, तो अपने बच्चों के लिए भी तभी स्टैंड ले सकेगी जब वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखेगी। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आप भले ही उससे जॉब उसके पैसों के लिए ना करवाओ, उसके कॉन्फिडेंट के लिए करवाओ, उसके फ्यूचर के लिए करवाओ, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए करवाओ। दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर मतलब स्पेशली पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। कोई और इस पॉइंट पे? जी तो मेरा इसमें 2 सेंस ये होंगे कि ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिलेट क्योंकि मेरे साथ इस तरह का नहीं था, तो मैं ज़्यादा आई थिंक बाकी लोग ज़्यादा अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की फैमिलीज और इस तरह के कल्चर में थोड़ा सा मुश्किल होता है कन्विंस करना। तो सिर्फ ये कहना कि आप कर
यानी एक मौका दीजिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें ठीक है। बट एक फर्स्ट स्टेप आपके आपकी फैमिली ऑलरेडी ले चुकी है, आपको यूनिवर्सिटी भेज रही है, ठीक है, तो मतलब उनके अंदर ये गुंजाइश है कि आप कोशिश करें, एंड देन वन डे you'll be able to crack them like that. मुझे लगता है इसमें ना आप एक ये काम ये कर सकते हैं, अगेन बीइंग ट्राइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल है, बिकॉज हम सब बड़ा आसान होता है कहना कि कोशिश करें कन्विंस करने की ये वो, अब मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पेरेंट्स नहीं मान रहे होते आपकी बात। मुझे लगता है कि आप बेबी स्टेप्स ले सकते हो। आप यूनिवर्सिटी तो आ ही रहे हो, you can ask them or you can start showing them that there is a reward behind it, and start with something that's remote, और लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। जैसे समरीना भी अभी कह रही थी कि वो वर्क फ्रॉम होम, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अब जो है आपको, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड हियर। Eventually you'll get there, of course you'll get there, but for initial baby steps I think what you should be doing कि ऐसी कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो जो घर से हो पा रहा है पढ़ाई के साथ साथ। कोई डजंट हैव टू बी रियली रियली एजुकेशन वाला ही कुछ करके, लेकिन अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है तो वो करना शुरू करो। यू विल हैव सम एग्जाम्पल टू शो दम कि देखिए मैंने ये किया है, इंटर्नशिप छोटी सी कर ली, जो कि अभी आप, आई नो कि यू कुडंट यूटिलाइज योर ऑफर्स राइट नाउ, बट टेल देम दैट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। आप अभी थोड़े टाइम करके देखोगी और फिर आपको लगेगा कि फिर आप टेल देम कि गिव थोड़ा सा एक फील लें इस चीज़ की, ये कैसा महसूस हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसी हो रही है, उन्हें फीडबैक दें ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं गई थी और इस तरह हुआ, मेरे बॉस ऐसे और वगैरह वगैरह, या ये खवातीन है मेरी वर्क प्लेस पे और वो ये कर रही हैं वो कर रही हैं। तो जब इस तरह की बातें आप करेंगे ना कि नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें माइट ईज आउट लाइक दैट। आई थिंक आई वुडेंट, मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं जो करना है करें, मत सुने लेकिन ये प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। करेक्ट मी डॉक्टर सुहेल इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट करें, यू नो। देखिए, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि किसी एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम तो एक हो सकता है लेकिन सोल्यूशन मल्टीपल हो सकता है। और मल्टीपल सॉल्यूशंस के अंदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो हर हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, हर एक जगह की सोच डिफरेंट होती है, उसी के लिहाज से बदलना पड़ जाता है हमें। और ये एक चीज़ है जिसको जिसको हम समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि नरमीन हुई, तूबा हुई और हमेशा आप हैं जैसे, जिन लोगों को, और इस तरह तीन चार और बच्चे हैं जो कि बाहर हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस में सबसे बड़ा जो 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 बात है वो ये है कि देयर वाज अ सपोर्टिंग हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड था जो कि आप लोगों के पीछे खड़ा था। एक बैकग्राउंड था आपके पास एजुकेशन के लिहाज से। प्रॉब्लम ये होता है कि जब बड़ा भाई ने पढ़ा ही नहीं होता और आप उसके सेकंड इन कमांड हैं घर के अंदर, और जब पहले बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो जिस तरह का जॉब कर रहा है और वो आपको देखेगा जॉब करते हुए तो उससे भी हमारे पास एक से भी केसेस हैं जिसके अंदर एक बच्ची ने जॉब करके अपनी तीन बहनों की को और अपने एक छोटे भाई को सबको टेक केयर किया। लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया, उसने क्या करा, अपनी तमाम भांजियों को और सारी भांजियों को, खैर भांजियों को नहीं, सिर्फ भांजियों के पीछे पड़ी रहती है वो, कि तुमको कुछ ना कुछ करना है, तुम लोगों को इस तरह नहीं बैठना है, अम्मा की तरह नहीं बैठना है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, कहती है अम्मा की तरह नहीं बैठना है तुम लोगों को, तुमको अपनी खाला को देखना है कि किस तरह कर रही हैं वो। तो ये एक मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन यही होगा, कि जैसे तीन सॉल्यूशंस बयान किए गए यहाँ पे, एनवायरनमेंट के लिहाज से अपना सोल्यूशन देखें कि कौन सा एप्लीकेबल हो सकता है आपके अंदर। ये तीनों जगहों पे अपनी जगह आप देखें कि कौन सी चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है आपकी, वहां पे कोशिश करें। कोई एक सोल्यूशन अगर हमारे पास होता तो बात ही क्या थी, दुनिया नहीं बदल जाती है हमारी। सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब मेरे साथ कभी इस तरह का होता था कि पेरेंट्स रिलेटेड किसी चीज पर मुझे वो करनी है, तो मैं फिर वो खाना पीना छोड़कर बात नहीं करती थी, 2-3 दिन में फिर उनको मेरी बात माननी पड़ती थी, तो दिस ऑलवेज वर्क। डेट ऑलवेज वर्क, सी। अब ये और बात है कि उन्होंने कहा नहीं खा रही थी, नहीं खाओ, खत्म हो गई बात, अच्छा दुबली होगी थोड़ी सी, वो एक अलग बात है। नहीं, ये एक बड़ा एक होता है, यानी कि आप लोग वहाँ पे हैं, मैं आपको बताऊं अपने मिसाल दूं, मेरी बेटी है, ये तस्वीर नज़र आ रही होगी इसकी, यहाँ बैठी हुई है मेरे पास, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तो अब
उसने सब कुछ पढ़ने के बाद आखिर में, यानी कि जब जॉब करनी शुरू करने की बात करी, तो पहली बात तो उसने कहा कि ना मैं वो काम करूंगी जो अम्मा ने करा है, ना वो पढ़ूंगी ना जो अब्बा ने पढ़ा है। तो इन दोनों से तो उसने ना वो पढ़ूंगी जो मामू ने पढ़ा है, तो इसका मतलब है ना वो डॉक्टर बनेगी ना इंजीनियर बनेगी। ये पहला फैसला कर लिया था उन दोनों ने कि हमने ये काम करना ही नहीं है। हमने देखा है कि आप लोग किस तरह काम करते हैं यहाँ पे, मुझे इस तरह काम करना ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी राहें खुद बनाई, और हम सिर्फ वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे कि ठीक है। और आज हमारी बेटी जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करना चाह रही है करे। ये हम जिस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जिस जगह रहना, वो उस जगह रह रही है। इसलिए कि नहीं रह सब सोच सकते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस जगह को, वो अफोर्ड कर सकती है तो रह रही है। हम इस बात पे खुश हैं कि वो खुश है। ठीक है। तो ये पेरेंट्स को मेरा पैगाम ये है कि ये देखें कि बच्चा किस चीज़ में खुश है। दो बातों की हमेशा दुआ करें अपने बच्चे के लिए, कि वो सेहतमंद रहे और खुश रहे। जब सेहतमंद होगा तो बॉडी और माइंड दोनों सेहतमंद होंगे। जब सेहतमंद होगा तो वो अच्छे फैसले भी करेगा माइंड की वजह से, वो अच्छे काम भी कर सकेगा बॉडी की वजह से। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुश रहे। और जो अभी बताया था कि वो शादियां हुई हैं हमारी यहाँ, दो बच्चियों की, तीन बल्कि चार हो गई। उन बच्चियों ने हमारी अपनी स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब करते हुए शादी करी। उनको मालूम था कि बच्चियां जॉब कर रही हैं, वो लेके गई घर पे उनको, 3 महीने में जॉब छुड़वा दी। शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि आखिर में 1 साल के अंदर जब तलाकें हुई हैं, तो दोनों अपनी बच्चियों के साथ, जिस दिन बच्चियां पैदा हुई हैं ना दोनों की, दूसरे दिन तलाकें मिली हैं उनको। तो जब ये बच्चियां अपने बच्चों को लेके घर पहुंची हैं, तो एक के घर वालों ने तो ये सोचना पे उनके लिए मुश्किल हो गया था कि हम बच्ची को कैसे रखेंगे घर में। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उस बच्ची को जब बच्चा लेके आई है घर पे, तो उसके पास बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था, कि उसके को जो जिस कपड़े में लिपेट के दिया था ना उसके, उसकी सास ने उसको उसी में दिया था, उसी कपड़े में लेकर आई थी अपने बच्चे को। अब हमको बताया, फिर सब कुछ हुआ हमारी तरफ से। आज वो बच्ची खुद अपनी बच्ची को टेक केयर कर रही है। उसने 2 साल जॉब करी, फिर जिसले कि जॉब तो कर ही रही थी, उसको कंटिन्यू उसको उसी जगह जॉब दोबारा मिल गई। आज उसका ने दूसरी शादी करी है माशाल्लाह से, बहुत खुश है दोनों, हस्बैंड वाइफ। बात ये होती है कि जो कॉन्फिडेंस की बात करी थी ना आप में से अभी किसी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कॉन्फिडेंस कई किस्म के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सोचनी चाहिए। जहाँ पे जो हमारे पास ऑनलाइन लोग मौजूद हैं, अगर वो लोग किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री। आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, आसिया, अफीफ़ा, तूबा, मदीहा, आप में से, हाँ तूबा बोलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा। अम, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं सबकी। मैम तूबा, मैम रमशा, मैम समीना, मैम हिफ्जा और मैम नवीर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे क्वेश्चन से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग रिलेट भी करें कि अब आजकल ज़माना थोड़ा बढ़ गया है और पेरेंट्स होते हैं सपोर्टिव। जैसे मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे अब्बू काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत खुश भी होते हैं, बहुत प्राउड भी फील करते हैं, और मैं उनसे कुछ भी कहूँ तो मुझे पता होता है कि उनका जवाब हाँ ही होगा। अम्मी भी सपोर्टिव हैं, ये है कि अम्मी थोड़ा डरती भी हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन ऐसा है कि रोशन ख्याल हैं तो कन्विंस भी हो जाती हैं, रीजन करो तो रीजन भी हम उनसे रीजन करें तो कन्विंस हो जाती हैं। और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा घर की नहीं डाली हुई कि हम आराम से पढ़ लें काम कर लें। इशू तब आता है कि जब हम एक ट्रांजिशन करते हैं, एक नई फैमिली में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अभी भी बहुत सारे लोगों का यही है कि जब आप ट्रांजिशन करते हो, एक नई फैमिली में जाते हो, तो वहां पे ना सिर्फ आपके हस्बैंड इन लॉज बल्कि पूरी सोसाइटी एक तरीके से आपको लिमिट करने की कोशिश करती है, या फिर वो आपका करियर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेरा बल्कि बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आजकल जो लोगों का एक माइंडसेट है। तो मैंने यही नोटिस किया है कि अगर वो
जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वो कह भी देते हैं कि ओके हाँ कर लो, लेकिन घर का भी तुम्हें करना ही है, तुम ही थक जाओगी, तो देख लो कर सकती है तो कर लो। तो एक तरीके से ये होता है, कर भी लो, आई डोंट केयर, मतलब जैसे चाहो करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जैसे भी मैनेज करो वो तुम्हारी अपनी वो है। तो अगर यहाँ पे कोई मैरिड हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करती हैं और इन चीजों को नेविगेट करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी इस इवन इस जनरेशन में भी पाकिस्तान में, जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमें उनकी मेंटेलिटी का पता चलता है। तो मुझे लगता है अभी भी जो लोग फ्यूचर में अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो वही सपोर्ट और वही कर्टिसी अपनी वाइफ की तरफ एक्सटेंड नहीं करते। उनमें उतना वो जर्फ नहीं आता कि वो अपनी वाइफ के को वही सपोर्ट दें। तो इस चीज को, इस सारे उसको कैसे नेविगेट करें? थैंक यू। मेरा यही क्वेश्चन है। बड़ा आई नो कि खतरनाक थोड़ी सवाल। सी कन्वर्सेशन में भी घरेलू हो जाए, बट आई फील लाइक ये कन्वर्सेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमें ये वाली जो चीज है ना, क्योंकि हमें करियर सपोर्ट तो बहुत मिल रही होती है, वेबिनार्स हो रहे होते हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, बट ये जो बिहाइंड द सीन्स हैं, ये हमें कोई भी स्ट्रगल्स हैं, ये हमें कोई नहीं बता रहा होता। हाँ, ये बात तुमने जो बात करी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा खातून नहीं है। मैं यही कहने वाली थी कि तूबा का सवाल इतना जबरदस्त है, लेकिन मैरिड वुमेन नहीं है यहाँ पे उस सवाल का आंसर। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब दे सके। मेरे पास है दो तीन लोग हैं मेरे दिमाग में, जैसे तुम्हारी बात आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों को, उन दोनों में से दोनों को आज जॉब पे जाना था। तो इस वजह से दोनों नहीं आ सके। और मेरा खास तौर पे मकसद यही था कि ये वो दो हैं ग्रुप जो कि जिन्हों की शादियां हुई हुई हैं और दोनों के जॉब कर रही हैं, और उनमें से एक ऐसी है जिसने जॉब शुरू करी, फिर ख़त्म करी, और फिर दोबारा शुरू करी। तो ये जो वो जो स्ट्रगल था ना कि उसने किस तरह करा। कभी कभी मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तुम अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरी बच्चियों की के मामलात को ज़्यादा ध्यान देते हो। और उसकी वजह ये होती है कि वो हर बात मुझे बताने की कोशिश करती हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना, वो हर बात बताने की कोशिश करती हैं। तो हमारी वाइफ को इस बार वो है कि वो, आमना कि तुमने बात नहीं सुनी, वो 3 दफा से 3 दिन से तुम्हारे पीछे लगी हुई है एक मैसेज दे के, और तुम बैठे हुए हो। ये जो बात आपने करी है ना बेटा, ये बहुत वाकई इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है इसमें जो आखिरी बात है ना, कि जो माएँ अपनी बेटियों को के लिए इतना पॉजिटिव सोचती हैं कि वो उनको जॉब कराएं, उनको चाहिए कि जब वो सास बन जाए ना, तो वही एटीट्यूड अपनी बहुओं के लिए रखें। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जिन डाइवोर्सेस की बात कर रहा हूँ उसमें मेजर रोल जो प्ले किया है, अगेन मैंने एक साइड की स्टोरी सुनी है सिर्फ, लेकिन जो स्टोरीज जब दोनों एक जैसी हो ना, तो कॉमनैलिटी जो निकलती है वो ये है कि उसमें जो मेजर रोल प्ले किया है उस रिश्ते को ख़राब करने में, वो सास साहिबा का होता है। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं अगर कोई वालदेन सुन रहे हैं यहाँ पे, कि वो किस तरीके से अपने आप को बदलें, इस लिहाज से कि आज उन्होंने अगर अपनी बेटी को इजाज़त दे रखी है जॉब करने की, पढ़ाई करने की, हायर एजुकेशन की, तो अपनी बहू को जब लेकर आए तो उसके मामलात को भी उसी तरह से देखें। मैं अपनी बहुत ही पर्सनल एक वो मैं बताऊं आपको, मेरी मेरी अपनी एक खानदान के अंदर ऐसी बात चलती है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि आपने अपनी बेटी को तो करवा दिया, और बहू आई है तो उसने, अगर सिर्फ पहले बच्चे के बाद आपने उससे कहा कि एक बच्चा संभालो, आप खुद भी तो संभाल सकती थी बच्चा। और आप कहें उससे कि जाओ जॉब करे, चलें अब बच्चा छोटा था कोई बात नहीं, लेकिन जब वो इस काबिल हो गया कि आप उसको संभाल सकती हैं और आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी हुई है, तो क्यों नहीं करती। तो ये मेरा ख्याल है, इसमें हमें खुद भी, बच्चियों तुम लोगों को चाहिए कि अपने वालिदैन को ये वाली बात बताओ कि देखिए जिस तरह आप हमें कर रही हैं ना, तो कल जब भाई की बीवी आएगी ना, उसके लिए भी इतने ही ओपन माइंडेड के साथ आपको बात करनी होगी, उसको भी इसी तरह से समझाना होगा। तो ये मेरा ख्याल है एक ग्रूमिंग का सेशन जो हम कह रहे हैं ना। और तो बात हमने सही कहा कि हमने कभी, इससे पहले हमने 2-3 प्रोग्राम करे थे, डाइवोर्स जब केसेस एकदम से आए थे हमारे सामने,
तो हमने उसके ऊपर एक दो प्रोग्राम्स करे थे, लेकिन क्योंकि अब इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल होती है ना, वो उस पर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता सके कुछ। जैसा हम सजेशन भी दे सकूंगी सर, तो ये वाली बात अग्री टू डेट कि बीइंग फीमेल हमें अपनी मदर्स को मोटिवेट करना चाहिए। लाइक अगर मैं अपनी अम्मा को देखूं तो उनका माइंडसेट अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बन चुका हुआ है। हमने अपने तीनों भाइयों को इसी तरह से ही ट्रेन करा है कि दे कैन कुक, दे कैन वॉश, दे कैन क्लीन, दे कैन मॉप। तो अपने ऑफिस जाने से पहले अगर अपने कपड़े मैं खुद प्रेस करूंगी तो वनी ने भी खुद करने, मेरे भाइयों ने भी खुद करने। तो या एनवायरनमेंट घर से चेंज होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो यू हैव टू ढूंढ इट। और ट्रांजिशन के दौरान वाली चीज पे व्हाट आई गॉट फ्रॉम, अगर मैं अपने बॉसेस को देखूं तो दे आर मैरिड, उन्होंने कैसे करा, व्हाट आई गॉट फ्रॉम देम। या जो अभी हमारा कल्चर चल रहा है, लाइफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे चूज करने के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी होती है। And being a female, you have to see all the parameters, not only education, not only looks. You have to see that parameters as well. कि the person behind you is that possesses the capability कि वो आपके साथ companionship कर सकता है, कितनी support मिलेगी, कितना मार्जिन है। इन इस्लाम और हमें 2 से 3 मीटअप की इजाजत है, तो उस मीटअप से जजमेंट तो करनी पड़ेगी बिकॉज पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। अपनी फैमिली को किस तरह से आपके आपने अपने टर्म्स पहले ही बता देने बिफोर द थिंग्स आर गोइंग कि जी ये टर्म्स है। और ये इस्लाम में भी है कि आप अपने निकाह नामे में शायद लिखवा सको, तो आपके टर्म्स नोटेड होने चाहिए ऑन योर निकाह नामा कि ये चीजें हैं और ये मैं करना चाहती हूँ, इतना फ्रीडम मुझे चाहिए। ये इस तरह से मैं अपनी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चलूंगी। दिस एंड दैट, मैं इन चीजों को इस तरह देखती हूँ। कम्युनिकेशन क्रिस्टल एंड क्लियर बिफोर मैरिज होनी चाहिए। इट शुड बी नोटेड ऑन द निकाहनामा। उसके बाद अगर वॉयलेशन होती है तो यार योर राइट कि आप वहां से सेपरेट हो जाओ, लेकिन उसके बाद बनती नहीं है अगर आप खुद ही जजमेंटल कर लो उस पर्सन को पहले ही कि हाँ। मतलब आजकल मैंने देखा है बड़ा क्विक क्विक सा होता है, रिश्ता तय हुआ, निकाह हुआ, शादी कर ली, हम बीइंग हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया पर्सन को, हमने जज नहीं किया पर्सन को, हमने देखा कितना मार्जिन दिया है, कितना नहीं दिया है, कितना फ्रीडम दे रहा है, किस तरह की है, किस तरह का माइंडसेट है। हम सिर्फ लुक्स देखते हैं, जॉब देखते हैं या फाइनेंशियल देखते हैं और हम चल देते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग विच इज ऑन गोइंग। हमें ये सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए। मोस्टली ये होता है कि हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल इज द टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसकी वजह से ये डिवोर्स रेट भी शायद मुझे लगता है इंक्रीज हो रहा है। सक्सेस टाइम के साथ आती है, हर किसी का सक्सेस टाइम रेट अलग होता है। हर कोई जिंदगी में बढ़ता है, आहिस्ता कुछ पास देख देख कर आगे बढ़ता है, पर द माइंडसेट, द कंपेनियनशिप वाली चीज, वो चीज मॉनिटर करना, उस चीज को एनालाइज करना, उस चीज के बेसिस पे एक पर्सन को जज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिस इज माई थिंकिंग एंड माई ओपिनियन रिगार्डिंग दिस। हम्म, ये ये बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन आई थिंक इसमें मैंने अभी, अच्छा समरीना ने अभी एक्सक्यूज किया है व्हाट्सएप पे कि उनके यहाँ एज यूजुअल लाइट चली गई है। तो वो तू हंस रही हो, तुम यार, तुम जहाँ बैठी हुई हो वहां पे नहीं जाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी अब हमने पाकिस्तान में छोड़ दी है ये वाली बात, हम अभी भी चल सॉरी रहे से सॉरी सॉरी सॉरी। हैं। तो कमिंग बैक टू अदर्स ओवर हियर, किसी और का कोई सवाल है? अभी हमारे पास कोई 5 मिनट और हैं। कोई और सवाल किसी का? कोई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हम कभी हमारे माशरे में इस तरह की बातचीत करना जो है ना, वो एक अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार बताऊं आपको, मैं अभी एक ऐसे निकाह से आ रहा हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है ये, कि जिसमें साहबजादी ने यहाँ पे लिखवाया हुआ था अपने निकाहनामे में कि अगर मुझे घर से 5 मील के रेडियस से ज्यादा जाना पड़ा ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे लेके जाएगा। आप देखिए ये अंदाजा थोड़ा करें। डिबेटेबल बात है, ये नहीं, ये इस पर डिबेट हो सकती है।
नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अब अभी कुछ कुछ बच्चियां जो है ना इस एक्सट्रीम पे पहुंची हुई हैं। अच्छा, मैंने बाद में उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा ये मुझे बताओ, तुम लॉयर हो, तुम पिछले 5 साल से लॉ कर भी रही हो, तुम्हारे जो पेशेंट वो जो क्लाइंट्स हैं वो तो इतनी इतनी दूर रहते हैं, ये तो मर गया बेचारा, ये कि कहाँ कहाँ तुमको लेके जाएगा, फिर इसकी जॉब का क्या होगा। कहने लगी ये इसको सोचना चाहिए था साइन करने से पहले। तो ये एक्सट्रीम्स हैं, मैं भाई ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हक है आपका। और आप जितना ओपन होंगे इस बात पे, और वालिदैन जितना जितना ज़्यादा इस बारे में सोचेंगे उतना ही अच्छा है। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है कि वो जैसे भी किसी ने बताया कि कहा था ना कि वो खवाती वो मर्द तो आ जाता है सुबह से शाम करके जॉब, उसके बाद कुछ नहीं करता, और हमें तो आने के बाद फिर घर भी देखना पड़ता है। That's life. The question is how do you manage this life in such a way that you both are working towards a betterment of a family। ये जो रिश्ता है ना, फैमिली क्रिएट करने के लिए अल्लाह ने बनाया है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है अगेन कि उसमें आप कंबाइंड फैमिली में रहें। ये सारे प्रॉब्लम कंबाइंड फैमिली के हैं, और हमारा माशरे का हिस्सा है वो कंबाइंड फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर रहना। तो वो एक अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। और कोई सवाल? मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा सबके, फिर मुझसे ये कहोगे कि मुझे क्यों आइडेंटिफाई किया। आयत, नेहा तो दोनों ही होगी, तुम दोनों, हिफ्जा खातून, अफीफा, थैंक यू आरिफ आप आए हैं आज, मारिया, अनम, अदम ने एक सवाल तो करा है, नहीं है तूबा ने किया था, दानिया, दानिया आपका कोई सवाल नहीं है, मैं हैरान हूँ, या सो गई? सलामवालेकुम सर। नहीं, वो टच नहीं हो रहा था, बाद में मेरे प्रॉब्लम हुई थी उसमें। नहीं, वैसे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है, बट सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा। और जो क्वेश्चन थे, जो तूबा ने जो क्वेश्चन पूछा, वो एक बहुत कॉमन चीज है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बट मुझे उसमें लगता है कि गलती थोड़ी सी हम लड़कियों के इस मामले में होती है कि हम लड़कियों को अपने राइट्स ही नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी राइट्स दिए हुए हैं काम करने के। और मतलब शादी के बाद ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, आप शादी से पहले क्यों नहीं, मतलब जो उन्होंने हिफ्सा बाजी ने बात की बहुत अच्छी की कि अल्लाह ताला ने औरत को पूरा पूरा राइट दिया हुआ है सर, जो वो निकाह नामे पर। अफसोस की बात ये पाकिस्तान में बल्कि ये चीज चलती है कि निकाह नामे पे वो जो होता है ना सेक्शन जिसमें लड़की अपने राइट्स रखती है, वो कट कर दिया जाता है पेन से। इट इज सच अ शेम। और मुझे हैरत होती है कि एक निकाह पढ़ाने वाले वो खुद अपने आप को आलिम कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि उन्हें इस्लाम की नॉलेज, और वो ये चीज कर रहे हैं। इट इज सच अ शेम। तो ये लड़की को खुद से अपने राइट्स पता होने चाहिए। और बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके लिए लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है जब आपका फैमिली सिस्टम ऐसा हो। और मैंने खुद भी अपने घर में देखा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता था जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो फिर मेरे वालिदैन ने थोड़ा सा स्टैंड लिया, मेरे अब्बू फिर भी बहुत अगेंस्ट रहते थे पढ़ाई के, लेकिन मेरे भाई बहन बहुत अच्छे रहे। और थोड़ी सी मैंने चीजें जब अकम्पलिश की, तो अम्मी अब्बू को दिखा के वाकई मतलब नाम रोशन हो रहा है बहुत। हर कोई पूछ रहा है कि दानिया ने ये किया है, या दानिया ने यहाँ टॉप किया है, यहाँ अच्छा स्कोर किया है। तो तब जाके मुझे अलाउ हुआ, वरना मेरी बड़ी बहन ने तो पढ़ा भी नहीं, उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया। और तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। और बाकी बहुत मुश्किल होता है इन सब के लिए लड़ना। कहना बहुत आसान होता है, आप आके कह दो कि हाँ लड़ो अपने लिए बोलो, बट बहुत मुश्किल होता है बैक एंड का। तो कभी कभी लड़ते लड़ते आप हार भी जाते हो, लाइक आप खुद ही पीछे हट जाते हो कि चलो जो कहना है मान लो। मैं भी सही कहेगा वैसे। हाँ हिफ्जा, ये मैं हिफ्जा खातून की बात कर रहा हूँ। अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये तो बात अच्छी है कि हम वुमेन की वर्किंग को हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो भी जॉब करें, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने एनवायरनमेंट में देखी वो ये देखी कि जब मैरिड वुमेन जब जॉब करने लगती हैं, जब वो स्टार्ट होती हैं जॉब करना, तो मैन जो है ना लेजी हो जाते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी वाइफ पर, और वो खुद काम छोड़ देते हैं। इवन पूरे घर का जो हाउस होल्ड है वो मैनेज करना पड़ता है फिर एक अकेली उस वाइफ को। सो दिस इज नॉट ट्रू, बट ठीक है, थोड़े देर इस पे तो अंगूठे भी हिल रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है।
बल्कि ये। अच्छा, ये जी जी बोलिए, सॉरी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, मैं तो ऐसी। जी डॉक्टर, अब इवन तो हमारे पास मैरिड लोग तो नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक सम ऑफ अस माइट बी लुकिंग फॉर प्रॉस्पेक्ट, और हम इस प्रोसेस में अभी गुजर रहे हैं। तो मुझे बस ऐसे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हो, ये क्लीशेड बात है थोड़ी सी, तो भी आप इतना ध्यान से कपड़े लेते हैं, ईद पे ये पहनने वो करने, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, आई थिंक यू शुड बी सो केयरफुल। वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द थिंग्स दैट डोंट इवन मैटर। ठीक है, हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हमें वैल्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें माइंडसेट पे ध्यान देना चाहिए, हमें ये क्योंकि ये पता नहीं किसी और ने भी ये बात मेंशन की थी, हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो बिल्कुल जिनका कोई वैल्यू नहीं रखता वो जो चीज़। तो मुझे लगता है जब आप ये चीज़ें करते हो ना, जब आप एक पेज पे अलाइन हो जाते हो, और बाय द वे जस्ट टू हाइलाइट कि ये वाला शऊर भी जो आपका आता है ना डिसीजन मेकिंग का, ये भी एजुकेशन से आता है, इंटरैक्शन से आता है, लोगों से मिलने जुलने के टाइम के बाद आता है। आप तरह 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 के लोगों को उठते बैठते हैं, आप पता पता चलता है लोगों की मेंटालिटी कैसी है। जब उस तरह से आपकी ग्रूमिंग होती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा अपने लिए कोई 100% ज़बरदस्त डिसीजन लेंगे, वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं ना, आप अपनी तरफ से मुतमईन हो सकते हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया और बाकी अल्लाह पे है। तो ये जो सवालात जिस तरह के हैं कि हस्बैंड पर लेजी हो जाते हैं या सास ने ऐसे या वो इस तरह, ये सारे डायनामिक, I hope nobody has to go through them. But इंशाल्लाह। sometimes it is so inevitable like that कि आपने अपनी तरफ से डिसीजन अच्छा लिया होता है, लेकिन आपको नहीं पता ज़िंदगी में आपके आगे क्या आने वाला है। और इस चीज़ को की प्रिपरेशन के लिए ही आपका सफिशिएंट होना ज़रूरी है। और आई थिंक यही पूरा एक जो बेसिस है ना इस सेशन का, वो यही है कि आपने सेल्फ सफिशिएंट, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ छोटी सी बात पे आप अलहदा हो जाए, नहीं करना कॉम्प्रोमाइज, ये वो नहीं। आपका कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे माँ बेटी का भी कोई रिलेशन हो, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और आपको एक एक मिडिल ग्राउंड में आना होता है, बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ एंड्स। तो ये आई एम सिंगल बट आई दिस इज कमिंग फ्रॉम समबडी जो और सब ये राय सब रख सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हैं लोग शादीशुदा, आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हम बात करें डिवोर्स वगैरह, ये आप मैं ये कोई भी हो सकता है, ये ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है जो बस थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, नो दीज आर रियल लाइफ पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इफ इट अल्लाह ना करे बट इफ इट कम्स टू दैट कि आपको ये डिसीजन लेना पड़े, then you are sufficient to yourself, you're sufficient to, if you have a child, you're sufficient to your life ahead. I think that's what we should focus on. आप अपने आप को ज़बरदस्त कर लें, अपने आप को 10 on 10 कर लें, जो आपको पता होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में, आपको एतमाद होगा, तो अब यकीन जाने कि अगर ज़िंदगी में आपको वो खौफ ख़त्म हो जाएगा कि खुदा न खास्ता मेरे साथ ये ना हो, खुदा न खास्ता ये इस मुश्किल में मैं ना पड़ जाऊँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपकी, क्योंकि योर पेरेंट्स आर नॉट हेयर फॉर एवर। ठीक है, आप ज़िंदगी भर उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, इवन दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का साथ, लेकिन कभी कभी आपको फिर वो डिसीजन खुद ब खुद अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। और जब वो लेने पड़ते हैं, और अगर आपने कभी दुनिया देखी ही नहीं, अगर आपने लोगों में उठा बैठा ही नहीं, आप में शऊर ही नहीं आया वो वाला, तो आप वो किस तरह नेविगेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इस तरह से अपनी ओपिनियन देके कि जी दैट्स ऑल। इट्स स्पिन बैक टू द सेम पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था, कि जॉब पे जाना बच्ची का, उसको ये कॉन्फिडेंस देना, उसको इंडिपेंडेंस की तरफ राग़िब करना, उसको ये बताना कि वो अपने लिए भी जी सकती है और दूसरों के लिए भी जी सकती है। ये वो कंप्लीटनेस है जो कि बाद में आपको वो शऊर देती है, और वो इंडिपेंडेंस देती है कि आप अपने लिए कुछ फैसले कर सकें जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। मैं वो जो हिफ्जा, तुमने जो सवाल किया था ना, मुझे किसी ने अभी एक ड्रामे का वो दिया था कफील के नाम से। मैंने उसके कुछ अभी हिस्से देखे थे, एंड देन बिकॉज ऑफ द वे इट इज हेडिंग टूवर्ड्स, आई वुड लाइक टू वॉच द लास्ट फ्यू, इसलिए कि वो जो बीच में जो चीज़ें होती हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जो ड्रामा में चल रही होती हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, कि ये कुछ बच्चे कुछ जगहों पे मर्द जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगेन ये एक जैसे अभी बात करी हमशा ने, कि ये गिव एंड टेक वाली जो बात होती है ना फैमिली लाइफ के अंदर, जो मोस्ट अच्छी फैमिलीज जो होती हैं, जो अच्छी रिलेशनशिप होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो कोऑपरेशन होती है, कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर चले। हर दफा एक ही आदमी अपनी गलती ना माने, दूसरा भी अपनी गलती माने। ये जब होगा ना,
तो खुद ब खुद आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, और इस तरह के जो मामलात होते हैं वो उमूमन होंगे, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। अनम, आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मैं ऑडिबल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत अच्छा सेशन था पूरा, ओवरऑल बहुत इंस्पिरेशन मिली। वैसे तो मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं कि मतलब वो मना कर रहे हैं मुझे किसी चीज़ से, या लेकिन फिर भी वो बाहर जाने के हवाले से, अगर मैं मास्टर्स की बात करती हूँ, मेरा खुद का एक बहुत शौक है, एक एक एम है कि मतलब मुझे पाकिस्तान से बाहर मूव करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम क्योंकि ये यहाँ पे बताओ, हेल्थ सबसे बड़ी है। अम्मी बराबर में बैठी हुई या नहीं बैठी हुई? जी 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 जी, बैठी हुई बराबर है, वही बहुत है। अच्छी बात है। अब उनसे कहना है तो कि इन सबको देख लें जो बाहर बैठे हैं। जी देख रही हैं वो। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ कि देख लें, हम भी मैं भी ऐसे ही करूंगी, भेज देंगी ना। तो मेरा ये एक क्वेश्चन है कि लड़कियों की ना शादी की एज पे बात आ जाती है कि फिर अच्छे एक एक एज होती है, इसके बाद फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, या इस तरह की बात होती है 22 के बाद जो है। तो फिर इसलिए अब मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ खुद के मैं करियर पे फोकस रहूँ अभी। मैं नहीं पढ़ूंगी रिश्ते वगैरह के इश्यूज के अंदर। लेकिन फिर ये पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा होता है कि नहीं, मतलब पढ़ा तो दिया, ग्रेजुएशन करवा तो दी है, इंजीनियर बन गई हो तो लाइक भले जॉब करे, करने जो भी करो, लेकिन रिश्ता वगैरह भी साथ हो जाए। तो इसमें माइंडसेट कैसे चेंज करें पेरेंट्स का कि क्या करना चाहिए, कैसे उनको प्रिपेयर करें कि इतना नेसेसरी नहीं है इतनी जल्दी रिश्ते मेरी वगैरह बेटी, करना। मेरा ख्याल है तुम सबसे बड़ी होगी, शी इज 31। जी जी। ठीक है ना? उसकी शादी नहीं हम्म हुई है। और हम्म लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं हुई, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मेरी वाइफ को परेशानी। मैंने हमेशा कहा है कि वालिदैन को सिर्फ दो बातें सोचनी चाहिए अपने बच्चों के बारे में: बच्चे हेल्दी हैं और बच्चे खुश हैं। किस तरह खुश हैं? अगर वो अकेले रहने से खुश हैं, तो वो अकेलापन उनका खुशी का मेयार है। खुदा ना खास्ता किसी गलत रिलेशनशिप में होंगे, उसके जो ट्रॉमेटाइजेशन होती है ना, उस गलत रिलेशनशिप की, वो बहुत बुरी होती है। आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर दें, किसी गलत कि रिश्ते में फंस गए, उससे बेहतर है कि आदमी किसी गलत कोई इस तरह जल्दबाजी का फैसला ना करे। मैं नहीं समझता कि बच्चों की कोई उम्र होती है। हमारी अपनी शादी जब हुई थी, तो हमारी वाइफ की उम्र और हमारी उम्र एक ही थी। तो ये कोई टाइम नहीं होता। ये जो कहने की बातें हैं सिर्फ हमारे माशरे की। ये माशरा जो है ना हमारा, ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है जो कि इस तरह की बातचीत करती है। ये समझाना चाहिए कि आजकल के दौर में शादी इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, नीदर फॉर ए वुमेन नॉर फॉर अ मैन। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है हमारी ये एक नया फैमिली, खानदान का यूनिट क्रिएट करने का एक जायज तरीका है। और उस जायज तरीके को हमें उसी तरह रखना है कि जब हम मेंटली मियाँ बीवी राजी हों इस रिलेशनशिप में आने के लिए, उसको फोर्स करके आप जब कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कि अरेंज मैरिज का वो है, जिस जमाने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी और अभी भी हो ही रही हैं, अगर आप उसकी मेंटेलिटी देखें और उस जमाने का माहौल देखें, तो उस लिहाज से तो शायद वर्क करती होंगी 95% ऑफ द टाइम। आजकल मुश्किल हो जाएगा, इंडिपेंडेंस की वजह से, ज़्यादा नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो हमको हुई हुई है, लेफ्ट एंड राइट हमारे को चीज़ें मिल रही हैं, इनकी वजह से। तो मैं नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि हम वालिदैन को ये वाली बात समझनी चाहिए कि बच्चों के लिए, उनके लिहाज से बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी खुशी है। ये नहीं कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत फैसला कर लें कि जिससे बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाएं। और मैं बताऊं, जितनी ज़्यादातर फैसले होते हैं उसमें जल्दबाजी ही होती है जो कि आपको बताती है, ना इन्वेस्टिगेशन होती है, ना आपने कभी बातचीत की भी होती है। और आप कैसे समझ लेंगे कि कोई आपकी बात समझेगा? जो दो बाहर भी हैं, मैं हर एक से ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कोई देर इज ये एक हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी का एक वो है अलमिया, कि हम समझते हैं किसी चीज़ की एज होती है।
मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनकी शादियां बहुत लेट हुई हैं, एंड द वे आई लुक एट देम इज हाउ हाउ हैप्पी दोज पीपल आर। बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, जो गुजार दी उससे भी, और जो गुजर रही है उससे भी। तो ये कोई कॉइन नहीं है कि जिसके हमेशा आपको अच्छा या बुरा मिले। लाइफ जो है बड़ा ग्रे एरिया है, नीचे इन बिटवीन। और कोई एक चीज फैसला या एक मेथड या एक प्रोसेस आपको कोई एक अच्छा आउटकम की गारंटी नहीं दे सकता लाइफ के अंदर, चाहे आप किसी तरह की भी लाइफ गुजारें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात करी है, मैं दूसरों को भी कहूँगा कुछ, अगर आप उनको बात करनी है इस मसले पे तो वो भी करें। लेकिन मेरे नज़दीक जो है ना, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरह के जो फैसले हैं ना, कि वो लेटर ऑन लाइफ के लिए रखें। कोई और अगर किसी कोई और इसमें बात करना चाहता तो फिर फील फ्री। तो भाई एक बताएं मुझे आप, बात में सबसे कम आप बोलिए तो मैं आपको दोबारा बुलवाऊंगा। ये बताएं कि वहाँ पे जो अरब लोग हैं आजकल, उनके यहाँ किस तरह का माहौल है वहाँ पे, फॉर विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स एजुकेशन। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। और मतलब यहाँ पे तो लॉ भी है कि दे हैव लाइक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो कि इमाराती होने चाहिए कंपनीज के अंदर। तो ये लोग एक्सपर्ट्स को फायर कर देते हैं और इमारातीज को हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है उसमें भी 35% वुमेन, 35% वुमेन थी। और लाइक दे आर एक सेशंस करते हैं वो लोग, इंफॉर्मेशन देते हैं वुमेन को कि पढ़ें। और आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसा है यहाँ पे कि वुमेन जो है वो आ रही है इसके अंदर। कोई फाइनल वर्ड्स आप में से, रमशा, नरमीन, हिफ्सा, या तुबा, आपको फाइनल वर्ड्स कोई आप बताना चाहें आपकी साथियों को और उनकी वालदेन को, तो गो हैड प्लीज। नरमीन से शुरू करें। Sure. I think I'll just go back to Anam's question about studying abroad. When जब मैं अंडरग्रेड में थी और फिर मैं जॉब भी कर रही थी, तो बोथ माय पेरेंट्स, मम्मा पापा दोनों ने मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरे लिए हमेशा से था कि मास्टर्स इज लाइक द बेयर मिनिमम कि मुझे करना है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि लाइक व्हाट्स माय करियर गोइंग टू लुक लाइक, बट मुझे हमेशा से एक चीज होती है ना, आपको बस करनी है तो आपको करनी है। So I remember when I was in my undergrad और फिर मैं यूनिवर्सिटीज मास्टर्स वगैरह के प्रोग्राम्स देखती थी अब्रॉड वगैरह। तो मैंने मम्मा पापा से कहा था कि मुझे अगर कोई फुल्ली फंडेड कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मास्टर्स के लिए तो मैं वो करूंगी और मैं बाहर से करूंगी। रियलिस्टिकली मैं कहा या तो मैं पाकिस्तान से कर सकती हूँ, ऑब्वियसली खुद से पे करना होगा, पाकिस्तान में इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं होती फुली फंडेड की, बट मैंने कहा अगर मुझे बाहर से मिलेगी तो मैं करूंगी। एंड दे वर लाइक या श्योर के फुली फंडेड है। ऑब्वियसली आई वांटेड अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप बिकॉज आई हैव लाइक अदर सिबलिंग्स एज वेल, सो एक वो फाइनेंशियल आप जो स्ट्रेस है वो भी नहीं चाहिए था मुझे अपनी फैमिली में। So anyway, I had that conversation and कहा हाँ हाँ, and then I got a scholarship, right? तो उस पे जब मैंने कहा मेरा हो गया, and like obviously they were like happy, elated, alhamdulillah. But एक वो होता है ना कि ओ इतना दूर है and like we don't know anyone there, we don't have family here. तो it's like everything worked out, but I remember like much later on my mother saying कि नहीं, हमने हमें था कि नरमीन को अगर वहाँ पढ़ना है तो उसको पढ़ना है, like उसको scholarship मिल गई है and like that's what she wants to do. And then they were like अगर थोड़ी resistance हम दिखाते, हमें ये नहीं चाहिए था कि you live a life of regrets कि मेरा हो गया था, सब कुछ हो गया, but नहीं, किसी ने मुझे push नहीं किया या फिर मतलब resistance मेरे सामने रखी। तो I think that was just so eye-opening and important to me to hear it from my parents. मतलब मुझे तो था कि हाँ मेरा हो गया, मतलब alhamdulillah things are working out, I have the support and like the resources. Of course there were challenges, but I think for parents, anyone who's listening, do think about this in that sense कि do you want your child to be resentful, have that,
have that anger like building up inside, or like live with that thought for the rest of their lives of like what ifs, kash ye ho jata, agar aisa hota to aisa hota, agar if it works out, you have the means and resources, or you know people, then do try for it. Yeah, I think like it helps everyone out. Like mental health is important, and this is like a part of it. So if you are like striving for something, or agar aap kar sakte hain, so like do let them explore that opportunity. That's the message that I have to say. Yeah. रमशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी डॉक्टर, मैं बस इसको इस तरह कंक्लूड करूँगी कि पहले तो मेरे हमेशा के लास्ट वर्ड जो होते हैं वो आपके लिए ही होते हैं कि पहले तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर अस वुमेन टू हैव दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि हम आपस में बात करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें और एक दूसरे की स्टोरी सुन के भी हमें वो इंकरेजमेंट मिलती है, जो कि रेयर ही होता है इस तरह। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, और ये और भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये मैं पहली दफ़ा इनमें आई एम पार्टिसिपेटिंग, बट आई थिंक दिस शुड बी डन मोर ऑफन फॉर एवरीबडी टू डिस्कस देयर इश्यूज, एंड और इकरा और वो I don't know the second person that you mentioned, and they should be there for other matters that they could talk more about. The only thing that I want to conclude it with is that it is very difficult as a woman in Pakistan to navigate these things. स्पेशली अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे पता है बहुत आपको एक तो माइंडसेट चेंज करना होता है, फिर फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट करके, और फिर आपने अचीव भी बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने आप को मनवाने के लिए। वो सारी चीज़ें वैलिड हैं अपने उस पे, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी है। और सबसे बड़ा जो अलमिया है, और अगेन अ वेरी क्लीशेड थिंग टू से बट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पेरेंट्स को भी और हमें भी बहुत ये सोचना होता है कि बाकी सारे क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, चाहे वो शादी के लिहाज से हो, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से हो, चाहे वो ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिहाज से हो। हमें बहुत फ़िक्र रहती है कि फ़लाँ मामू, फ़लाँ चाचा, फ़लाँ पड़ोस वाला ये कह रहा है। और यकीन जाने, मैं अभी भी जब फील्ड पे जाती थी तो मुझे गाड़ी नीचे लेने आती थी तो 4 नेबर ज़रूर ये पूछते थे कि ये क्या जॉब करती हैं, कहाँ जाती हैं? अच्छा, तो आप तो रमशा से पूछते होंगे, फिर ही डिसीज़न होता होगा। इस तरह के जो ताने-वाने, ऑनेस्टली मेरे घरवालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भाई है छोटा, और भाइयों के लिए तो बहुत ही ईगो पे बात आ जाती है कि अगर बहन जा रही है काम करने, क्योंकि वो छोटा है बहुत। मेरा मेरे भाई में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, वो अभी अंडरग्रेड में है। तो इतना बड़ा एज डिफ़रेंस जब होता है, तो वैसे उसके बावजूद भाइयों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी सोसाइटी की तरफ से डाल दी जाती है कि ओह, आपकी बहन इज़ योर सिस्टर अर्निंग, और वो उस तरह का ना वो माइंडसेट बना होना बहुत ईज़िली वो एक चीज़ आ सकती है बीच में। लेकिन फैमिली को ये सिक्योरिटी और ये एतमाद प्रोवाइड करना भी एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी और मेरा भाई बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि वो मेरी विन्स में वो मुझसे ज़्यादा खुश होते हैं। और जब आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं होती, लेकिन माय हार्ट गोज़ आउट टू एवरी इंडिविजुअल जो कि इस कॉल में भी हैं, जिनके लिए नेविगेट करना मुश्किल हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, लाइक आई सेड, इट इज़ योर लाइफ। जो भी डिसीजन आप अभी ले रही हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा आगे जाके। तो नॉट सेइंग कि आप कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ कर दें एकदम से, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लें, लेकिन ये मेंटालिटी ज़रूर रखें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। जब आप वो मेंटालिटी रखेंगी, ऑटोमेटिकली आपकी हाथों से ऐसी चीज़ें होती जाएंगी जो, यकीन जाने, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रही, और डॉक्टर सुहेल को तो मेरी पूरी लाइफ का पता है सारी चीज़ें, कि मैंने जेन्युइनली ये बात नहीं सोची थी कि मैं अमेरिका में बैठी होंगी, और ये जिनकी पेरेंट्स भी साथ बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी मुझे यूएस में विजिट करने आई हैं, और ये दूसरी दफ़ा है उनका यहाँ पे। तो ये मैंने सोचा था कि ये सब होगा, जो बेयरली बेयरली अपनी एजुकेशन फंड कर पा रहा है इंसान, और उसे स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ रही है फाइनेंशियल तरीके से, जो ब्रोक ब्रोक है एक तरह से, क्योंकि अब अब्बा बीमार हैं, अम्मी ने काम, शी इज़ अ हाउसवाइफ, और भाई छोटा है। तो इन डायनामिक्स में आप सोचें ना, तो आप नहीं सोच पाएँगे कि ये वाली चीज़ें अब मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, गाड़ी भी ले ली है, अम्मा को घुमा रही हूँ गाड़ी में। ये चीज़ें अब मेरी अम्मा फ़ील जब करी ना, छोटी-सी बात है कि गाड़ी में घूमना, लेकिन उनके लिए ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं मेरी बेटी ने क्या ही बहुत कुछ बड़ा कुछ कर लिया। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपके पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, इट विल, व्हेन यू विल सी योर किड्स कि आगे बच्चे इतना अच्छा आपके लिए कुछ कर रहे हैं, और वो आपके बारे में ये सोचेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब आप उन्हें अलाउ करेंगे ना ये एक्सप्लोर करना दुनिया में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इट विल कम बैक टू यू। और जो वो आपके पास वो फीलिंग आती है ना कि अब हमारे बच्चे हमारा ख़्याल रख रहे हैं,
उससे बड़ी चीज़ मेरा नहीं ख्याल, मेरी मामा तो मुझे बताती हैं कि उनके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है। तो मैं सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और कभी भी किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत हो, आई विल नॉट हैव टू मच टू ग्रांट यू ऑल विथ, बट व्हाटएवर आई कैन हेल्प यू विथ, आप फील फ्री टू रीच आउट। दैट्स, आई टुक टू मच टाइम, बट थैंक यू डॉक्टर सुहेल एंड एवरीबॉडी एल्स। आसिया हमारी जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट्स की। अ, हाँ आसिया, आप कुछ हर हाथ उठाया है, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यहाँ पर इंटरनेट काफ़ी इशू हो रहा था, तो बीच बीच में वॉइस लाइक फ्लक्चुएट कर रही थी। आप मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल थैंक यू सही सर। आ रही है। अच्छा सर, लाइक मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक फीडबैक है कि लाइक मैं शुरू से, जब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, मैं तब से अपनी मम्मा के साथ ही वो काम कर रही थी, और मैंने अपना फ़ोन पकड़ के दिखा रही थी कि अच्छा ये सुन लें आप। तो पहले तो वो बहुत रिलक्टेंट होती थी कि बाहर नहीं जाना, लेकिन जब भी डॉक्टर सुहेल बातें बताते थे कि हमारी ये वाली लड़की इस वाली कंट्री में है, ये वाली लड़की इस वाली कंट्री में है, और ये इस तरह काम करनी है, तो जब से मैंने उनको बताना शुरू किया था, तो काफ़ी ज़्यादा ना उनका माइंडसेट चेंज हुआ था। और अभी जब मैं उनसे पूछ रही थी आपको कोई लाइक डाउट्स हैं इस बारे में, तो कहती है नहीं मुझे कोई डाउट्स नहीं है, अब क्लियर है, पढ़ना है पढ़ो, जाओ पढ़ो। तो इट वाज लाइक लिटरली अ गेम चेंजर फॉर मी एज वेल एंड माय फैमिली एज वेल, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज की टॉक से तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच। और जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत रिलेटेबल थे, अनम का, तूबा का। तो मैं अपनी मम्मा को बता रही थी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं उनको बता रही थी रिपीट कर करके, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका ये आंसर उन्होंने दिया है। तो इट वाज लाइक लिटरली फन, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत नॉलेजेबल था। भाई ये जो खवातीन हमारे साथ थी, अब मैं खवातीन कहते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, बच्चियां हमारे साथ थी। इसकी वजह से ही ये कामयाब हुआ है। हाँ दानिया बेटा। सर ऐसे ही मुझे भी फीडबैक ही देना था कि मेरी वालदा मेरे बराबर में बैठी थी, तो बैठी हैं, तो मैं उनको यही सुनाने लगी कि अम्मी देखें ये यहाँ है, देखें वो अभी मैम रमशा बात कर रही थी। तो व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट हर मदर के लाइक शी वाज ट्रैवलिंग विद हर मदर, उन्होंने यूएस बुलाया और ऐसे गाड़ी में ट्रैवल कराना उनके लिए इतना कॉमन था, बट हर मदर वाज लाइक हैविंग समथिंग रियली गुड इन लाइफ। तो मैंने अम्मी को बताया, शी वाज लाइक कि हाँ तुम भी जाओ इन जैसी बनो। तो इट इज समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय मदर वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, कि मतलब तुम बाहर जाओ करो। इट इज सच अ गेम चेंजिंग इवेंट इन माय लाइफ, सच में। कि मैंने अपनी अम्मी को एक दो बातें सुनाई तो शी वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल, देखो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, स्कॉलरशिप्स मिले, जरूर जाओ। जो मैंने कभी नहीं सुना था अपने घर में मेरे लिए, कि नहीं 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 बाहर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पैक्टफुल था, और ऐसी चीजें कि जो इस सेशन के बाद भी मुझे लगता है थ्रू आउट माई लाइफ मेरे साथ रहेंगी। ये बातें, ये चीजें, इन लोगों के माइंडसेट, ये लोग जो जो हमारे यहाँ यहाँ पे मौजूद हैं स्पीकर्स, उनकी जो एक्सपीरियंसेस, उनकी जो स्टोरीज हैं, वो बहुत पर्सनल फील हो रही है। लाइक ऐसा लग रहा है आई एम टेकिंग दिस सेशन फॉर सम काइंड ऑफ पर्पस। मे बी आज वो यहाँ है, आई होप कि कल को मैं यहाँ एनईडी स्कॉलर्स में कोई सेशन करा रही हूँ कि देखिए मैं यहाँ हूँ। तो आई होप यहाँ पे जो मौजूद लड़कियां हैं उन सबकी जिंदगी में मौके आए। इट इज सो इम्पैक्टफुल, माशाल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट, फॉर दिस सेशन। भाई बहुत खुशी हुई मुझे सबसे बात करके, और सब ने जो बातें करी उससे मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है आगे चलाने का, लेकिन अच्छी बात यह है। हाँ भाई, अफीफ़ा अफीफ़ा हमारी सबसे जूनियर खातून। चले अफीफ़ा, आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बिल्कुल आ रही है बेटा। लाइक सर, जब मैंने ये वाली चीज आपको बोली थी कि लाइक इस तरह का कोई सेशन होना चाहिए, तो इट इट वाज द सेम थिंग जो मेरे माइंड में था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो आज सेशन हुआ, इट वाज लाइक जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही। और अम्मा मेरे साथ बैठी थी, इवन मेरी बड़ी अम्मी भी साथ बैठी थी, एंड फिर थोड़ी देर बाद बड़ा अब्बू भी आ गए। तो लाइक द होल फैमिली वाज लिसनिंग टू द सेशन, एंड
सब बहुत इम्प्रेस थे, जो भी सारे स्पीकर्स थे उनसे, उनकी स्टोरीज से। एंड पर्सनली मैं मैडम जो तूबा है उनसे उनकी मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर थी। लाइक मैंने भी चीजें, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग फ्रॉम 9th क्लास लाइक स्टार्ट कर दी थी। तो उनसे मैंने काफी ज्यादा रिलेट किया। तो लाइक इट वाज अ वेरी गुड सेशन। एंड मेरी मामा वाज स्पेशली सो हैप्पी टू हियर ऑल द स्टोरीज। और वो लाइक आप जब किसी और से सुनते हो किसी चीज के बारे में, तो इतना ज्यादा बिलीव करना, उसको इमेजिन करना कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये सब मुश्किल होता है। बट लाइक आप जब किसी रियल लाइफ किसी इंसान को देखते हो, किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनते हो, तो फिर ज्यादा आप उन चीजों पे बिलीव कर पाते हो। तो आई गेस इन दीज ऑफ द 5 स्पीकर्स, जिन 4 स्पीकर्स और 5 स्पीकर्स, सब अपने 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 फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको सुन के अम्मा वाज सो इम्प्रेस्ड। और दिस सेक्शन वर्ड्स आउट अ लॉट, जो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा। बाय द थैंक यू वे, सो मच। सबके लिए ये बता दूं कि ये इन्हीं साहबजादी की कारनामे है कि जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये हमारे पास आई थी जब ये 11वीं ग्रेड में थी। उस वक्त से ये हमारे साथ हैं, और इनकी जो वेब कंटेंट और वेब डेवलपमेंट है ना, हम उस वक्त से देख रहे हैं जब इन्होंने हमारे को डे टू डिज़ाइन में ज्वाइन किया था हमारे प्रोग्राम के अंदर, इंडी स्कॉलर्स के। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये इट्स अ प्लेजर कि आप लोग आए। और मुझे उम्मीद है जो कि हमारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो भी एनईडी स्कॉलर्स के साथ अपना राब्ता जारी रखेंगे जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद भी। थैंक यू दानिया। थैंक यू। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रमशा, नरमीन, तूबा, हिफ्जा और समीना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज ए वंडरफुल इवेंट कि मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया, और उम्मीद है हम सबको कुछ लर्निंग का मौका मिला होगा, और मुझ समेत। आखिर में मैं आरिफ हबीब साहब को भी वो कहूँगा कि थैंक यू आरिफ फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज़ गो हैड, अदरवाइज वी विल गोइंग टू एंड द सेशन। रहा आरिफ हबीब पाकिस्तान के अंदर हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके हेड हैं। आरिफ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, मुझे तो मेरी फर्स्ट टाइम ये इवेंट देखा, और हो सकता है कि तो फर्स्ट टाइम भी शायद हुआ हो, आई डोंट नो कि पहले भी ये कभी हुआ है कि नहीं। नहीं। लेकिन मैं इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो एलईडी स्कॉलर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कि उसमें बेसिकली जाहिर बात है कि नीट कम मेरिट बेस के ऊपर जो हम स्कॉलरशिप देते हैं, उसमें इतना टैलेंट मुझे नज़र आया है इसमें। और ख़ास तौर से जाहिर बात है कि एक ज़माना था जब लड़कियां इस साइड पे कम आया करती थी, और अब तो मेजॉरिटी जो है वो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस में देख लें, वहाँ पे मैक्सिमम अब लड़कियां खवातीन आ गई हैं, इंजीनियरिंग में भी। तो ये चीज़ें देख के और इनका पोटेंशियल और इनका टैलेंट देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगा, यही मालूम हुई है लोगों के इम्प्रेशन से, कि इन लोगों ने ना सिर्फ अपने टैलेंट को एक स्टेज तक लर्न किया, और उसको प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस के साथ उसको अप्लाई भी किया, और उनकी सक्सेस स्टोरी हमें बता रही है कि उनमें खासा पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये इसमें कहूँगा कि देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन मेन चीज़ एजुकेशन का मकसद भी यही है कि आप में इतना पोटेंशियल जब डेवलप हो जाए, तो आपको लाइफ में बैलेंस रखना भी आना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारी बात है कि हर चीज़, जैसे वो शादी के सिलसिले में जैसे बात हुई, तो अल्लाह ताला ने एक जोड़ रखा हुआ है। किस वक्त है, कब है, ये किसी को कुछ नहीं पता। किसी के अर्ली स्टेज में आती है, किसी के लिए लेट स्टेज में होती है।
लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग, और इनिशियल फेज जब होता है उसमें यही सब चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक दूसरे को कोऑपरेट, एक दूसरे का ट्रस्ट, एक दूसरे में देखें 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन बेसिकली कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है, तो उनको आपने मैनेज करना होता है, और वही आहिस्ता आहिस्ता 100% की तरफ मूव करती चली जाती है, और वही आपकी सक्सेस होती है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और मुझे बहुत खुशी है कि इतना टैलेंट एनएडी स्कॉलर के तरफ से जो मैंने देखा है, और बहुत खुशी हुई। हालांकि इस टाइप के इवेंट्स मैंने कभी नहीं ना देखे ना सुने, और ये इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब का बहुत कमाल है कि इतने सारे लोगों को मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतना टैलेंट वो देखें, ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि किसी में पोटेंशियल आना और फिर वो सक्सेस की तरफ जाना, और इतनी हाई टेक चीज़ों को लर्न कर रही हैं, टाइम लगा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो पोटेंशियल है तो वो आगे बढ़ती चली आ रही है। वरना आपको पता है कि विदाउट टैलेंट कोई किसी को जॉब पे नहीं रखता। ये टैलेंट है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, आप में कॉन्फिडेंस दे रहा है, और आप में शऊर भी पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टैलेंट में मैं सभी चीज़ों का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, कि हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कभी ना हो, बिल्कुल। पॉजिटिव रहें। जाहिर बात है कि हर एक का टेम्परामेंट मुख्तलिफ होता है, कि कोई हाइपर होता है, कोई इस लेवल पे है, तो हमेशा अपने आप को बैलेंस रखें। और क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप तमाम लोगों को साथ डील कर सकें। चाहे आप काम पे भी जाते हैं तो आपके पास कई तरह के लोग आते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो उन तमाम चीज़ों में आप ये देखें कि जो थोड़ा सा नेगेटिव या इस टाइप की चीज़ें, उसकी या तो आप उसके समझें कि वो क्या उसके पीछे है, क्यों नेगेटिव है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर एक को बहुत ही अच्छा, हर एक में कुछ ना कुछ खसूसियात दी हैं, और काम करने का तरीका भी ये होता है कि आपने उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने उससे काम लेना होता है। कोई बहुत अच्छी चाय बना रहा होता है, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला होता है, कोई अच्छा प्रूफ रीडर होता है, कोई क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी में लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही चीज़ आपके पार्टनर्स के साथ भी होती है, कि उसके साथ भी आप जाहिर बात है कि जब पार्टनर आता है तो इसका मतलब है कि आप में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग और तमाम चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, और वो शुरू का फेज जो होता है 3 to 5 years, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है एक दूसरे को समझने के लिए, और एक दूसरे को साथ मिलके काम करने के लिए। हर एक का अपना अपना रोल है, कहीं एफ एंड वो चीज़ें होती हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो सक्सेस हमेशा रहेगी। और मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि बहुत से बच्चों ने बताया कि उनकी पेरेंट्स की सपोर्ट, तो ये पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है ना, यही वो रोल प्ले कर रहा होता है कि शुरू में वो नहीं होते, लेकिन उन्होंने जब ये माहौल और तमाम चीज़ें देखी होती हैं तो उससे उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जाहिर है कि जब आपको किसी की सपोर्ट मिलती है तो आप में वो क्वालिटीज़ डेवलप होती है, वही क्वालिटीज़ फिर आप आगे भी प्रेजेंट करती हैं, और सीना बसीना लोगों को आप सेटिस्फाई भी करते चले जाते हैं, और एक अच्छा टीम वर्क जो है वो चलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर थैंक यू। ऑल। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने 2 घंटे अपने लगा दिए इस वाले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने का। मेरे फिर को एक दफ़ा सब स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया, अपने टाइम निकाला। ख़ास तौर पे नरमीन, जिसको तो मैंने आखिरी वक्त पे बिल्कुल भूल गया था उसको बताना, तो उसको तो आखिरी वक्त पे मैंने बताया है। चलें फिर इंशाल्लाह बात होती है ना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।